नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आज हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। उनसे मैं आप सबका परिचय करवाऊंगा। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो इस पूरे हफ्ते चर्चा में रहे, सुर्खियों में रहे, उनके बारे में भी बताऊंगा। और दो बहुत ख़ास विषय हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। एक तो अंडर ग्रेजुएट नीट के एग्ज़ाम्स के जो पेपर लीक का मामला है, या उसमें जो टॉपर्स के संख्या को लेकर, ग्रेस मार्क्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया है। केंद्र सरकार अभी भी कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। और हमारा जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मसला है, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पिछले कुछ दिनों के दौरान, खासकर पिछले संडे से लेकर अब तक के बीच में, इस पूरे हफ्ते में 4 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, एक के बाद एक। रियासी में तो 9 लोगों की मौत हो गई। वो पिलग्रिमेज पे तीर्थयात्री थे। तो इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे और बहुत सारी सुर्खियां हैं, उनके बारे में मैं बताऊं। लेकिन सबसे पहले जो हमारे साथ आज मेहमान जुड़ रहे हैं उनके बारे में उनसे आपका परिचय करवाता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में दीक्षा टेरी हैं। दीक्षा सीनियर सब एडिटर हैं द इंडियन एक्सप्रेस की, एजुकेशन बीट को कवर करती हैं और नीट के मामलों पर इनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दीक्षा आपका। थैंक यू। और साथ में 3 लोग ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हैं। हमारे एडिटर इन चीफ रमन कृपाल हैं। रमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। हेलो। और इसके अलावा हमारे साथ ऑनलाइन जम्मू से जुड़ रहे हैं जफ़र चौधरी साहब। पत्रकार हैं, फाउंडर एडिटर हैं द डिस्पैच के, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कश्मीर और जम्मू के मामलों में वहाँ की राजनीति को समझते हैं। तो आज हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जफ़र साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और इसके अलावा हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं डॉक्टर विवेक पांडे। डॉक्टर विवेक पांडे MBBS डॉक्टर हैं, PG की तैयारी कर रहे हैं। नीट का जो ये मसला है उस पर काफ़ी सक्रिय भूमिका रही है। RTI एक्टिविस्ट भी आप इनको कह सकते हैं। बहुत सारे RTI इन्होंने दाखिल की हैं और बहुत सारी सूचनाएं निकाली हैं, हम तक आप तक पहुंचाई हैं। विवेक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। मैं जल्दी से 2-3 और जानकारियां हैं बहुत मुख्तसर सी, और हेडलाइन से वो पढ़ देता हूं, और उसके बाद फिर हम अपनी मुख्य जो बातचीत है उस पर आएंगे। आप लोग लेटर ज़रूर लिखें। चर्चा के जो पॉडकास्ट से संबंधित आपके सुझाव हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, आपको लगता है कि कुछ सुधार की ज़रूरत है, कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उनके बारे में आप हमें बता सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। आप www.newslaundry.com/podcast-letters यहाँ पर जाकर इस पेज पर आप अपने लेटर्स हमें भेज सकते हैं। मेंशन ज़रूर करें एनएल चर्चा के लिए है ये पत्र, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं तो आपके लेटर्स इधर उधर हो जाते हैं। और उससे भी आसान दूसरा तरीका है कि आप हमें सीधे मेल कर दें अपने लेटर, और ये podcasts@newslaundry.com पर, इस ईमेल आईडी पर आप अपना लेटर हमें सीधे मेल कर सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन में आप लिखें चर्चा, एनएल चर्चा। अब मैं सुर्खियां जो इस हफ्ते बड़ी खबरें रही हैं उनके बारे में बता दूं। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकवादी हमला हुआ, ये जिसमें 9 लोगों की मौत हुई, 33 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद हमने देखा कि लगातार आतंकवादी हमले की घटनाएं हुई हैं। 3 से 4 दिनों के अंदर में 4 आतंकवादी घटनाएँ हुई हैं। और ताज़ा एक हमला डोडा में हुआ है। ये जो घटनाएं बढ़ी हैं, खासकर नई सरकार बनने के बाद इन घटनाओं में तेज़ी आई है। काफ़ी दिनों से ऐसा सुनने को नहीं मिल रहा था कि बहुत ज़्यादा कोई बड़े पैमाने पर आतंकवादी गतिविधि चल रही हो। अब फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और चुनावी प्रक्रिया जब चल रही थी पिछले 2 महीनों के दौरान, इस दौरान भी 2 छोटे मोटे हमले हुए थे। एक तो सेना के काफिले पर ही हमला हुआ था, उसके बारे में भी जानकारी हम और इकट्ठा करेंगे। तो इस पर बातचीत करने के लिए, जैसा मैंने बताया, हमारे साथ जफ़र चौधरी साहब हैं, वो हमें थोड़ा सा जानकारी देंगे। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में जो परीक्षा संचालित करने वाली संस्था है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, अब उसने यू टर्न ले लिया है। उसने ये कहा है कि 1563 जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था, और उन छात्रों की फिर से परीक्षा होगी। 23 जून को इनकी फिर से परीक्षा होगी, और इसके बाद मेरे ख्याल से 29 जून तक इसका रिज़ल्ट आएगा, और 6 जुलाई से नॉर्मल काउंसलिंग शुरू होगी। लेकिन इससे भी कई बड़े पहलू इस पूरे विवाद में जुड़े हैं। मसलन जो एक पेपर लीक का आरोप लग रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, उसके क्या अलग अलग पहलू हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और
साथ में जो नतीजे हैं हमारे पास पिछले अभी जो परीक्षा हुई थी उनके नतीजे और में जो के आंकड़े हैं उसमें बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ दीक्षा भी हैं और विवेक भी हैं, इन दोनों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ली है और उनके साथ 71 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद ने भी शपथ ली है। नई कैबिनेट में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं, हालांकि एनडीए के कुछ सहयोगी दलों को उसमें जगह मिली है, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी है, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, इसके अलावा जीतन राम मांझी हैं, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को मौका मिला है। इस तरह से कुल मिलाकर कोई बड़ा मंत्रालय में फेरबदल नहीं देखने को मिला है। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको केंद्र में लाया गया है, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है उनको। और इस नए मंत्रिमंडल के ऊपर विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तंजिया लहजे में उसने कहा कि लेफ्ट ओवर मिनिस्ट्रीज जो थी, बचे खुचे जो मंत्रालय थे, यानी कि जो मलाईदार या जो को बड़ा पोर्टफोलियो माना जाता है, वो भाजपा ने अपने पास रख ली और जो बचे खुचे थे वो उन्होंने दिया है इनको, अपने सहयोगियों को, एनडीए के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साल 2000 में लाल किले पर हमले के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ की जो मर्सी पिटीशन थी, दया याचिका, उसको खारिज कर दिया है। उड़ीसा से एक खबर है बहुत महत्वपूर्ण। पहली बार भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा की विधानसभा में अपनी सरकार बनाने जा रही है और मुख्यमंत्री के रूप में मोहन चरण मांझी ने वहाँ पर शपथ ली है। इसी प्रकार तेलुगु देशम के मुखिया जो हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चौथी बार शपथ ली है। एक बड़ी खबर है संघ से, संघ और भाजपा के रिश्तों पर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है इस बयान के बाद। और एक रतन शारदा के नाम के एक संघ के नेता हैं, उनका कहना है कि चुनावों के दौरान अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लुटिया डुबो दी, मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से उनकी ये हार हुई है। और लगे हाथ जो संघ प्रमुख हैं, सरसंघ चालक मोहन भागवत, उन्होंने भी कई बातें कही हैं, मसलन सबको साथ लेकर चलने की, विपक्ष की भूमिका पर, मणिपुर के हालात पर, तमाम चीज़ों पर उन्होंने मैसेज दिया है मौजूदा सरकार को, अपनी सरकार के नेताओं को। और एक खबर पश्चिम बंगाल से, वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक नेता हैं शांतनु सिन्हा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है उसके जो चीफ है, मुखिया हैं अमित मालवीय, उनके ऊपर यौन दुराचार के आरोप लगाए हैं, सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोप लगाए हैं। इसके जवाब में अमित मालवीय ने उनके ऊपर, यानी आरएसएस के एक जो नेता हैं शांतनु, उनके ऊपर 10 करोड़ रुपए के मानहानि और मानसिक उत्पीड़न का केस किया है। और नाम को लेकर एक खेल चल रहा है। आप लोगों को पता है कि अरुणाचल प्रदेश के कई गांवों के नाम, कई इलाकों के नाम चीन ने बदले हैं, अपने हिसाब से रखे हैं। उसके जवाब में, विरोध में, भारत भी अब विचार कर रहा है। करीब 30 ऐसी जगहें तिब्बत में जिनका नाम बदलने के ऊपर विचार कर रही है भारत सरकार। ये एक खबर है। तो हम अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे नीट से। ये मुख्तसर सी बहुत खबरें थी। नीट इस समय चर्चा के केंद्र में है, विवाद के केंद्र में है। कल नए जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस पर एक काफ़ी लंबा एक वक्तव्य दिया है। बहुत सारे रिपोर्टर्स से उन्होंने बातचीत की है। हालांकि वो इस बात पर अभी भी कायम हैं कि इस परीक्षा के पर्चे लीक नहीं हुए, ऐसा कोई सबूत या कोई जानकारी अभी तक उनके सामने नहीं आई है। थोड़ी सी जानकारी है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक तो एफआईआर दर्ज हुई थी पटना में इस मामले को लेकर, तो वो एक संशय पैदा करता है कि क्या हुआ था। इसके अलावा जो नतीजे आए हैं उसमें पहली बार मैं कुछ नंबर्स पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा तस्वीर साफ हो कि एक्चुअली में हुआ क्या है। इस बार के जो नतीजे हैं उसमें 720 नंबर टॉप मार्क है, सबसे हाईएस्ट मार्क। और इस मार्क को अचीव करने वाले 67 छात्र हैं जिन्होंने टॉप किया है।
अब अगर पिछले सालों की तुलना में हम देखें तो 2023 में टॉप करने वाले सिर्फ 2 छात्र थे और 2022 में सिर्फ 1 छात्र ने 720 टॉप पे अचीव किया था। इसके पहले 21 में भी सिर्फ 2 छात्रों ने 720 नंबर पाए थे। अब आप अगर 715 को देखें, 715 मार्क जो है, इस नंबर पर 225 छात्र हैं और 2023 में 715 मार्क यानी 5 नंबर हाईएस्ट से कम पाने वाले 4 स्टूडेंट थे, तो 4 से 225। और 2022 में अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 स्टूडेंट को इतना ये मिला था 715। 10 नंबर कम अगर आप आ जाएं 710 नंबर पे, तो इस साल 710 नंबर पाने वाले 407 छात्र हैं और 2023 में 27 छात्र थे और 2022 में सिर्फ 6 छात्र थे जिनको कि इतने सारे 710 नंबर मिले थे। मैं अब बहुत जल्दी से, बहुत देर ना करते हुए आखिरी में अगर आ जाऊं, 650 यानी करीब 70 नंबर कम टोटल से, हाईएस्ट से 720 से 70 नंबर कम पाने वाले छात्रों की संख्या है 21,724। पिछली बार का अगर देखें आप 2023 का तो सिर्फ 6,000 छात्र थे और 22 का देखें तो सिर्फ 4,200 छात्र, 4,200। अब ये आंकड़े हैं, करीब 24 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा इस बार दी थी। 23,81,000 बहुत स्पेसिफिक नंबर्स में अगर मैं बात करूं, और 1 लाख के आसपास सीटें हैं इस देश में MBBS की। इन 1 लाख सीटों में भी करीब 60,000 के आसपास जो सीटें हैं, 55 से 60,000 सीटें, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं। सारे स्टूडेंट की चाहत होती है, इच्छा होती है कि इन्हीं गवर्नमेंट कॉलेजों में मिले, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनके पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत अच्छा एडवांस है। वहाँ पर जो टीचिंग से लेकर, लेबोरेटरी से लेकर, प्रैक्टिकल से, बहुत सारी जो भी एक मेडिकल कॉलेज के लिए ज़रूरी सुविधाएं होती हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजों में बनिस्बत प्राइवेट कॉलेजों के मुकाबले अच्छी होती हैं। तो सारे छात्र इन 55,000 में ज़्यादा कोशिश करते हैं, यानी 1 लाख इन सीट में 24 लाख, तो ये एक संख्या है। अब नीट की तरफ से जो सफाईनामा आया है, सफाई आई है इस पूरे मामले में, वो ये कहा जा रहा है कि इस बार इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र आए हैं उनको, क्योंकि परीक्षा का जो पैटर्न है वो NCERT ने बहुत इजी कर दिया है, आसान कर दिया है, इसलिए बड़ी संख्या दिख रही है। ये एक बात कितना गले से उतरने वाली है, कितना नहीं, इस पर पूरी एक दूसरी बहस शुरू हो सकती है। लेकिन 67 जो संख्या है टॉप करने वाले, 720 100% लाने वाले, उनके नज़रिए से अगर आप देखें तो इस देश का सबसे बढ़िया जो टॉप मेडिकल कॉलेज है वो है एम्स यहाँ पर, और उस एम्स में MBBS के कुल 56 सीटें हैं। अब आप इस नंबर 67 और 56 के नज़रिए से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप अपने सारे टॉपर्स को भी देश के सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज में जगह देने की स्थिति में नहीं है। इस नतीजे में, इस रिजल्ट से उनको भी टॉप मेडिकल कॉलेज में जगह नहीं मिलेगी। ये सारे बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ नीट के ऊपर काम करने वाले 2 जागरूक जानकार लोग हैं। तो सबसे पहले मैं दीक्षा आपसे चाहूँगा कि इस मामले में ये जो गड़बड़ी हुई है, कहाँ से इसकी शुरुआत देख रही हैं, और जो केंद्र सरकार का और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का रवैया है कि इसमें कुछ नहीं हुआ है, क्या ये जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनसे नज़रअंदाज, आंखें चुराने वाली बात है, उसको नज़रअंदाज करने वाली बात है, या फिर लोग झूठ मूठ में हल्ला कर रहे हैं? क्या आपने पाया है अब तक? मुझे लगता है ये बोलना कि इसका कोई भी हम एक पक्ष नहीं रख सकते कि लोग झूठ मूठ में हल्ला कर रहे हैं या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है कि इस बार क्योंकि 23 लाख से ऊपर बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया और 22 लाख बच्चे आए हैं, उसके बेसिस पर NTA ने सबसे पहले तो यही बोला कि इस बार पेपर आसान था। जो जब पेपर हुआ था तब भी कुछ बच्चों ने बोला था कि हाँ, इस बार बाकी ईयर से कंपैरिजन में पेपर आसान है, पर इतना आसान नहीं था। किसी को नहीं लगा था कि जो नंबर ऑफ टॉपर्स है वो 1 या 2 या हद से हद 3 से सीधा आप मान लीजिए 67 भी, अगर हम ग्रेस मार्क्स भी हटाते तो 17 टॉपर तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर ग्रेस मार्क्स वालों को हटा दें तो कितने बचते हैं? 17 बचते हैं। 17। हाँ जी। तो 17 टॉपर्स जो थे वो एक्चुअली में होने चाहिए थे,
उसके ऊपर से फिर 44 बच्चे जो है वो फिज़िक्स के क्वेश्चन गलत होने की वजह से आए हैं, और उसके ऊपर से 6 बच्चे और हैं जो लॉस ऑफ एग्ज़ाम टाइम जिसको एनटीए कह रहा है उस वजह से आए हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के 67 बनते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम वो 17 बच्चों का भी देखें, अगर हम ये दोनों ग्रेस मार्क्स वाले पोर्शन भी हटा दें, तब भी अगर 17 बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं पेपर तो इसका मतलब आसान था। और ये एनटी ने खुद मुझे बोला है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों ने बोला है या कुछ, एनटी ने खुद बोला है कि इस बार हमारे जो पेपर सेटिंग था वो बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में आसान था। अच्छा, ये यूजुअली स्कूल में तो हमें अच्छा लगता है कि पेपर आसान आ गया, पर जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जब एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये पेपर आसान आ जाए तो इसका मतलब आपकी मार्किंग स्ट्रिक्ट होगी। इसका मतलब कि अगर मार्किंग आपकी उतनी स्ट्रिक्ट नहीं भी है, मान लीजिए आपकी मार्किंग उतनी की उतनी ही रहनी है, फेयर तरीके से हुई है, तो इसका मतलब और बच्चे स्कोर करेंगे, और बच्चे स्कोर करेंगे तो आपकी उतनी सीट्स कम होंगी, विच इज़ समथिंग जो इस चीज़ में हुआ है। तो ये तो हो गया वो आसान वाला तरीका। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आई है वो ये है कि फ़िज़िक्स का एक क्वेश्चन जिसकी वजह से जितने भी बच्चों ने आंसर किया उनको सही मार्क मिले, उनको 750, उनको मतलब उस क्वेश्चन के लिए सही पूरे मार्क्स मिले। मतलब उसमें 2 ऑप्शन सही थे कि दोनों को उन्होंने सही मान लिया। हाँ जी, तो इसमें एनटीए कह रहा है कि उनकी गलती नहीं है, इसमें एनटीए ने एनसीईआरटी की गलती बताई है। हाँ जी, तो जब हमने भी बुक्स देखी तो देखा कि जो नई बुक है ये सिर्फ एक शब्द का खेल हो गया है। तो एटम्स, ईच एटम इज स्टेबल, वो पुरानी बुक में लिखा था, और मोस्ट एटम्स आर स्टेबल नई बुक में लिखा था। तो जब हमने आईआईटी की भी कुछ फिजिक्स प्रोफेसर से बात की तो उन्होंने भी बोला कि दीक्षा मोस्ट एटम्स आर स्टेबल, और ये तो बच्चों को हाँ जी, और उन्होंने बोला कि अगर कोई फिजिक्स का एग्जाम इस लेवल का दे रहा है तो ये तो बच्चों को खुद ही समझ जाना चाहिए था। बट ठीक है, हम बच्चों की बात भी समझ रहे हैं कि इसमें जब उन्होंने एनसीईआरटी से ये पढ़ा है तो वो उन्होंने फिर आई थिंक 13,000 बच्चों ने इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठाया आंसर की में। तो वो जो एक क्वेश्चन है, एनटीए कह रहा है कि उसकी वजह से जितने भी बच्चों को हमने फुल नंबर दिए उसमें से 44 स्टूडेंट्स AIR 1 में गए, क्योंकि उनका 715 से सीधा 720 स्कोर हो गया। 5 नंबर का ये चेंज आ गया इसमें। हाँ जी, तो वो एक काफ़ी बड़ा नंबर था मेरे हिसाब से। जहाँ पर एक नंबर पे लाख लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, वहाँ पर सीधे 5 नंबर का जंप हो जाना, पूरा 5 नंबर। और कितनी बार तो ऐसा हो जाता है, थैंकफुली आजकल नीट में नहीं हो पा रहा था, बट काफ़ी इंडिया के एंट्रेंस एग्जाम में तो ऐसा होता है कि 99.99 फिर 99.991 उस आप 0.001 में ही ऊपर नीचे आपकी रैंकिंग हो जाती है। बिल्कुल। तो इसमें 5 मार्क का जंप मिलना अब जिनको मिला इज नॉट ईजी। मतलब इसको बहुत आसानी से एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। विवेक, आप लगातार इस मामले को फॉलो कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोग पिटीशन डाल रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बताएं जो चल रहा है पूरा इस मामले में कि अभी तक, और क्या आप लोग को लगता है जैसे दीक्षा ने जो बताया उस हिसाब से उनके पार्ट पर एग्ज़ाम कंडक्ट करने में गड़बड़ियां दिख रही हैं, मार्किंग में प्रॉब्लम दिख रही है, पर जो लीक वाला मसला है, एक तो बहुत साफ साफ जो दिख रहा है, जो मुझे दिखा कि जो पटना में जो जिस तरह से FIR दर्ज हुई, और आप भी उसमें कुछ बता रहे थे कि कुछ लोगों के नाम पहले से आ रहे थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं हमें, ताकि हम थोड़ा सा कुछ डॉट्स जो गैप्स हैं उनको समझ पाएँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है या वास्तव में कहीं पेपर लीक हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पेपर लीक का जो मसला है ये पहली बार नहीं आया है। नीट परीक्षा जब से लागू हुई है तब से हम देख रहे हैं कि इस पेपर लीक की घटनाओं से इसके इल्जाम लगते रहे हैं। 2015 में जब नीट परीक्षा लागू नहीं हुई थी तो एक AIPMT करके परीक्षा हुआ करती जो उसको CBSE कंडक्ट कराता था। हाँ। उसका सबसे पहले पेपर लीक होता है हरियाणा में। आप इस चीज को समझिए कि पूरी श्रृंखला है, पूरी एक स्टोरी है जो 10 साल से चली जा रही है। राइट। और जब रोहतक में पेपर लीक होता है AIPMT का, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में कुछ बच्चों ने इसको चैलेंज करते हैं, सवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है, और बाद में वहां पे सुप्रीम कोर्ट इस परीक्षा को रद्द कर देता है। 90 क्वेश्चन ऐसे थे जो मिल गए थे। फिर 16 में नीट परीक्षा को पूरे देश में लागू किया गया। हाँ। नीट के आते ही क्या हुआ कि सारी राज्य स्तरीय PMT को बंद कर दिया। हमने कॉमन परीक्षा बनाई जिसके अंदर सारे मेडिकल भारत देश के होंगे, और उसको नाम दे दिया हमने नीट 1 का पेपर बनारस में लीक हो गया, आप खबरों को देखिए। फिर उस साल नीट 2 का पेपर होता है,
राज्य विरोध कर रहे थे नीट का कि हम नीट में नहीं आना चाहते हैं। हाँ। तो उन्होंने विरोध किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, बाद में अध्यादेश लाया गया और नीट को पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया। नीट 2 का पेपर फिर लीक हो गया हरियाणा में ही उस साल। फिर नीट 2017 में होती है, 17 में पटना में पेपर लीक हो जाता है, 18 में भी यही होता है और 24 में भी सेम जो 15, 16, 17 में हुआ वही हमें 24 में देखने को मिल रहा है। अब ये कहानी कैसे शुरू हुई है? मार्च के महीने में एक ब्रोकर है जो बीपीएससी पेपर लीक का सरगना रहता है, उसको लोगों ने फंसाया बीपीएससी पेपर लीक में। तो वो कहता है कि एक व्यक्ति जो जेल में है वो नीट का पेपर जेल में रह के लीक करा देगा। इसके ऊपर मैंने ट्वीट किया, एजेंसियों को बताने की कोशिश की कि आप इससे संज्ञान लीजिए, नीट का पेपर पटना में लीक हो सकता है। इस चीज को मैंने 5 मई के पहले 2 तारीख को फिर से ट्वीट किया, तो पटना पुलिस ने इस पे संज्ञान लिया। और जैसे ही पेपर खत्म होता है हमें पता चलता है कि नीट का पेपर एक रात पहले लीक हो गया था। एफआईआर हुई, एफआईआर कॉपी में इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि नीट का प्रश्न पत्र छात्रों को मिल गया था। अच्छा। अब जिस स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया उसको हॉस्टल में ले जाया गया एक रात पहले, वहां उसको आंसर्स रटाए गए। उसने कबूला है एफआईआर कॉपी में कि मेरे साथ ऐसे 20 छात्र और थे जिनके पास वो पेपर थे। मेरा एक सवाल भी है और ये सोचने वाली बात है कि 10 साल पहले सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। यदि आज एक रात पहले नीट का पेपर किसी को मिलता है तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में पूरे भारत में सर्कुलेट हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, आप नहीं पकड़ सकते, आप पकड़ नहीं सकते कि पेपर कहाँ गया। उसके बाद की पूरी जांच हुई और बाद में पटना पुलिस ने वहां की ईओयू ब्रांच को ये मैटर दे दिया। अब वहां की जो इकोनॉमिक ब्रांच है वो इसकी जांच कर रही है। तो 5 तारीख से लेकर के 4 तारीख के बीच में, 5 मई से 4 जून के बीच में हम लगातार पेपर लीक पे ही फोकस थे। हमने कई बार ट्वीट किया, मैंने इसको लेकर के 12 तारीख को पीजी पोर्टल पे एक कंप्लेंट दायर करी थी हेल्थ मिनिस्ट्री को कि पेपर लीक बहुत सीरियस इशू है, आपको इस पे कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। अभी तक वो कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी हुई है। उसके बाद हमने एक जस्टिस का एफआईआर निकाली और हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। 1 जून को हमारा केस इसके लिए फाइल हो गया था जी। तो जैसे रिजल्ट आता है, आप देखिए कि ग्रेड मार्क्स, बोनस मार्क्स को मैं आपको आज में समझाऊंगा। थोड़ा सा मैं पेपर लीक के बारे में बोलना चाहता हूँ। हाँ। जैसे ही रिजल्ट आता है, जैसा आपने डेटा भी दिया कि 4-5 रैंक का फ्लक्चुएशन 6 या 7 महीने 8 महीने में नहीं हो सकता है। आप नीट का इतिहास देखेंगे तो इतने बड़े स्तर पर रैंक कभी बढ़ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहां कभी 1 या 2 बच्चे 720 में 720 लाते थे, कभी 715 लाते थे, कभी 700 नंबर लाते थे। इस बार ग्रेस मार्क्स तो दिया, बोनस भी दिया, 720 में 720 67 बच्चे ले आए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, एक सेंटर से 6 टॉपर निकल आए। हरियाणा, ये हरियाणा के झज्जर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं झज्जर की बात कर रहा हूँ। तो एक पर्टिकुलर सेंटर से 6 टॉपर आ गए। सीरियल वाइज आप देखेंगे तो सेंटर के हैं, वही सेंटर कोड है, वहीं के टॉपर है। फिर ये कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन मार्क उठाता है। पूरे हरियाणा से 6 टॉपर होते एडजस्टेबल चीज थी कि चलो बच्चों ने मेहनत की, लेकिन एक पर्टिकुलर सेंटर से ही 6 टॉपर आ गए। और ये तमिलनाडु में भी हुआ है, ये हरियाणा बस नहीं, तमिलनाडु का आप देखेंगे वहां पर भी 2-3 टॉपर है। ये दूसरा इशू है। पेपर लीक के अलावा चीटिंग वाला केस है, इंपर्सनेशन, कि किसी और छात्र की जगह पे कोई और छात्र पेपर दे के बैठ रहा है। हाँ। ये आपको राजस्थान में भी मिला, आपको ये झारखंड में मिला, आपको ये गुजरात में मिला। गुजरात में इसमें एफआईआर हुई है। गुजरात में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ और कि जब कोई नीट का फॉर्म भरता है, जैसे आप फॉर्म, हम चाहेंगे कि हमारे घर के आसपास के सेंटर में हमें सेंटर मिले ताकि एग्जाम के पहले ट्रेवल नहीं करना पड़े। बहुत हेक्टिक होता है बच्चों के लिए जाना। मैं भी जब एस्पिरेंट था मैं चाहता था कि मेरे होम टाउन में सेंटर मिले। तो उड़ीसा, झारखंड के छात्रों ने गुजरात के गोधरा में सेंटर लिया। इस पे बातचीत नहीं हुई कहीं, ये मैटर अभी शांत है। इस पे एफआईआर हुई है, हमारे पास कॉपी है इसकी। और 16 बच्चों को वहां की पुलिस ने अरेस्ट किया, जो वहां के किसी लोकल कंसल्टेंसी के। हाँ, 16 बच्चों को। वो 16 बच्चे अलग अलग राज्य के हैं, एक झारखंड का है, एक उड़ीसा का है, कोई बिहार का है। तो अब आप ये सोचिए कि 1000 किलोमीटर दूर कोई छात्र नीट की परीक्षा देने क्यों जाएगा? पहला सवाल। दूसरा, अगर तो कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ कि सेंटर अवेलेबल नहीं होगा, उनको दे दिया होगा, लेकिन वो 16 के 16 छात्र एक दलाल से कैसे संबंधित हैं? एक ब्रो को उस परीक्षा केंद्र पे लेके जाता है, उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर सेंटर पे 16 बच्चों को सेंटर मिल जाता है। अब सेंटर तो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी करता है, हम आप नहीं कर सकते, हम आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। जिसने अलॉटमेंट किया है उसको पता होगा कि इन 16 छात्रों को कहाँ पेपर देना है। इस पे सवाल उठाया, इस पे किसी ने बात भी नहीं करी। तो ये तो था गोधरा का मैटर, हाईलाइट हुआ। क्या ऐसा संभव हो सकता है? इसमें एक पॉसिबिलिटी हम ये लेके चल सकते हैं कि रैंडमाइजेशन होता है और उसमें इन लोगों को इतनी दूर मिल गया हो?
अगर मैं लॉटरी की यहाँ तरह? पे आपको हाँ। एक चीज़ समझा पाऊँ कि अगर जो एनटीए का ये रूल है कि अगर रैंडमाइजेशन से ही आपको मिलेगा आपका एग्ज़ाम सेंटर, पर जो एग्ज़ाम सेंटर वो आपको अलॉट करेंगे वो आपके परमानेंट एड्रेस के सबसे पास वाला होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। हाँ जी, ये उनकी प्रायोरिटी है हर एग्जाम के लिए। तो अगर वो रैंडमाइजेशन से भी कर रहे हैं तो या तो आपको सबसे जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसके पास के देंगे, अगर वो वाला नहीं है तो फिर उसके बाद का। तो अगर कोई बच्चा उड़ीसा में बैठा है उसका सबसे पास वाला गुजरात में नहीं पड़ेगा। नहीं, जैसे सपोज मैं उड़ीसा में बैठा हूँ और मैंने लेकिन ये भी है कि आप इतना दूर का ऑप्शन देंगे भी क्यों गोधरा का, राइट? हाँ विवेक, आप अपनी बात पूरी करें कुछ। तो ये गोधरा वाला जो इशू है, तो एक ये तो हाईलाइट हो गया क्योंकि यहाँ पे किसी ने पुलिस को जानकारी दी कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, पुलिस ने पकड़ लिया। अब दिल्ली में भी चीटिंग का केस आया है, दिल्ली के ऊपर भी हमने बात नहीं करी। दिल्ली पुलिस ने 5 तारीख को 4-5 लोगों को अरेस्ट किया जो डमी कैंडिडेट थे, इम्पर्सनेशन के केसेस थे, वो भी हाइड हो गया, उस पर भी FIR हुई है, उसकी कॉपी हमारे पास है। अच्छा, गोधरा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, इस सारा जब जगह पे अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एक एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो फैक्ट चेक कैसे कर सकती है? देखिए, उनका काम है परीक्षा लेना, एजेंसी का काम है जांच करना। तो एनटीए लगातार बोल रही है कि पेपर लीक नहीं हो रहा है, लेकिन गुजरात में FIR हुई है, दिल्ली में FIR हुई है, राजस्थान में FIR हुई है, FIR हुई है, पुलिस जांच कर रही है। तो इस पे मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में, हाँ एक विवेक, मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। दीक्षा, क्या इसमें कुछ आपके पास जानकारी है? इतनी सारी चीज़ें हैं, दीज आर द फैक्ट्स की FIR हुई है, लोगों के सेंटर्स इस तरह के बहुत स्ट्रेंज तरीके से दूर दूर गए हैं, इन सब। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन कल दिया है वो सीधे सीधे कुछ क्लियर गाइडलाइंस दे सकती थी कि बहुत सारे इसमें, ये तो उसने कह दिया कि सैंक्टिटी इसकी प्रभावित हो रही है और उसमें लग रहा है कि इसकी शुचिता ठीक मेंटेन नहीं है इस एग्ज़ाम की। फिर भी कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं देकर एक तरह से वो इस पूरे मामले में मतलब कुछ रास्ता नहीं दिखाना। सपोज अगर री एग्ज़ाम की बात कहता वो कुछ ऐसा, तो कम से कम एक रास्ता खुलता कि उन बच्चों के साथ जिनके साथ पॉसिबल है कि बहुत टैलेंटेड होंगे, बहुत योग्य होंगे, उसके लिए जेन्युइन स्टूडेंट होंगे, और इस पूरे तामझाम में चाहे वो ग्रेस मार्क के जरिए चाहे लीक के जरिए उनके साथ एक तरह से अनजस्टिस हुआ होगा, गड़बड़ हुई होगी, वो उनके साथ थोड़ा सा न्याय होता। तो सुप्रीम कोर्ट ये कर पाने में, या ऐसा कुछ चल रहा है कि आगे कुछ हो सकता है कि पूरा एग्जाम ही रिकंडक्ट हो? अभी देयर आर कुछ पिटिशंस जो पेंडिंग है। तो कल एनटीए ने खबर तो ये आई थी कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया है कि हमारी जितनी भी अलग अलग हाई कोर्ट्स में पिटिशंस हैं उनको एक साथ सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि जितनी भी यूनिफॉर्मिटी चल रही है वो हो पाए। जब कल ये हियरिंग हुई है, खासकर फिजिक्स वाला के जो लीडिंग फैकल्टी हैं, उन्होंने जब बोला पांडे जी ने कि उनकी वहाँ पर पिटिशन थी मेन, तो उसमें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता, जब सुप्रीम कोर्ट ने आंसर मांगा तो एनटीए ने उसी टाइम घोषित कर दिया था कि ये जो 1500 बच्चे हैं जो 1563 कैंडिडेट्स हैं हमारे, उनका हम रीटेस्ट करेंगे। तो वो एक हाई पावर्ड कमेटी था इनका HPC का, उसके थ्रू उनका आया था। तो जब वहाँ पर ही वो बात हो गई थी कि क्योंकि अब रीटेस्ट होगा या फिर उनको विदाउट ग्रेस मार्क्स वाले मार्क्स मिलेंगे, तो शायद मेरा मानना है कि शायद इस वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी ओवरऑल रीटेस्ट नहीं बोला, क्योंकि अभी और मैटर्स पेंडिंग हैं जिनकी हियरिंग अभी होनी है। तो लेकिन इसमें एक अर्जेंसी की ज़रूरत है मुझे लग रहा है, क्योंकि बाकी जो इश्यूज जो विवेक ने गिनाए हैं हमें, उनके मद्देनज़र ऐसे बहुत सारे हैं। अब जैसे FIR का मामला है और दूसरे दूर सेंटर पे हैं, तो सवाल बहुत सारे हैं। ये तो केवल एक पहलू है कि जिनको ग्रेस मार्क दिया गया 1563 बच्चे, इनका एक बार से इनका फिर से टेस्ट हो जाए, लेकिन बाकी जो इश्यूज़ हैं वो कब तक होंगे? इनको भी बहुत टाइम बाउंड मैनर में मेरे ख्याल से होना चाहिए। रमन सर, आप इसको देख रहे हैं इस इशू को, उस पर आपकी पहली कॉमेंट्री क्या है? जो भी अभी तक डिस्कस हुआ है उससे मुझे मतलब ठीक है, मानता हूँ वो चीजें, लेकिन मैं एक डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। मैं मानता हूँ जो जो इश्यूज उठे हैं थोड़े बहुत हैं, लेकिन एज ए रिपोर्टर मैं एकदम से आगे आके चाहता हूँ मैं इसको रिपोर्ट करूँ कि भाई पेपर दोबारा होने चाहिए।
लेकिन अगर आप इसका पूरा हिस्ट्री देखें, ये इशू पॉलिटिकल भी है। जब नीट इंट्रोड्यूस किया गया था तो स्टेट्स वर नॉट हैप्पी अबाउट इट, इसके पक्ष में नहीं स्टेट्स थे। को तमिलनाडु वाजंट हैप्पी अबाउट इट, काफी लोग दूसरे थे वो भी खुश नहीं थे। राइट। जैसे डॉक्टर विवेक ने बताया कि ये लोग कोर्ट में भी गए कि भाई ये नहीं होना चाहिए। तो ये मसला जब भी एग्जाम होता था तो ये स्टेट्स वगैरह ये इसको अपोज करते थे कि हमारे कैंडिडेट नहीं आ पाए, हमारे यहाँ के नहीं आ पाए। अब ये तो बैकग्राउंड है, ठीक है। तो उससे कि नीट का लीक हो रहा है तो स्टेट जो एग्जाम होते हैं उसके लीक की तो कोई मतलब की बात ही नहीं की जा सकती। इतने लीक होते हैं कि पूछिए मत, ठीक है। हर एग्जाम लीक हो रहा है तो हाँ। तो अब इसको कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें काफी पहलू हैं। पहला पहलू सिंपल वाला लेते हैं जो सोल्व हो गया, जो रिपोर्ट भी हो चुका है जी, वो है दिल्ली का। दिल्ली में इम्पर्सोनेशन का केस बहुत अच्छे ढंग से मैंने उसको समझा है और उसको पढ़ा भी है, और दिल्ली पुलिस ने अच्छे तरीके से एक्ट किया है। उसमें एविडेंस भी बहुत अच्छा मिल गया है। जिस होटल में ये रुके हुए थे वहां से इनको बकायदा पकड़ा गया है। ये जिन्होंने इम्पर्सोनेट करके ये मसला यहाँ पे है। बट इस मसले के कारण पूरा पेपर रद्द कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। इम्पर्सोनेशन के केसेस कुछ और जगह भी हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली का मुझे काफी अच्छे ढंग से समझ में आया है कि वो बिल्कुल सॉलिड इम्पर्सोनेशन का केस था। 5-6 बच्चों वो हो गए। दूसरा मसला जो आता है वो आता है आपके हरियाणा में झज्जर का। झज्जर वाला एक ही जगह से 7 लोग टॉप कर गए। they get the 100% marks, हाँ, पूरा का पूरा 100% मार्क्स उनके आते हैं। तो ये कैसे संभव है? तो हमारे यहाँ हम कैसे संभव है लिखना तो आसान है, कंजर है, हाँ, और ये एक स्पेकुलेशन है, राइट। लेकिन उसकी तहकीकात होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड। और तहकीकात से जो निकल के आए ना, अगर वो हमको मिले तो एज रिपोर्टर आई थिंक वो बहुत हेल्प करने वाला है इस एग्जाम को। अब इसका मिनिस्टर जो यूनियन मिनिस्टर है एजुकेशन का, उसने साफ साफ कह दिया है। तीसरा मसला है बिहार में जो पेपर लीक का सबमिट हुआ है, तो केस जो FIR हुई है जैसे डॉक्टर विवेक ने बताया, तो उसको साफ साफ मिनिस्टर ने कोर्ट में एफिडेविट देके कहा कि वो लीक नहीं हुआ। अब जब उसने ये बोल दिया कि लीक नहीं हुआ, अब उसको कैसे नेगेट करें? जैसे डॉक्टर विवेक बता रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टिगेशन उसमें हुई है या वो पता नहीं पड़ा है। अब ऑब्वियसली जब प्रधान बोल रहे हैं तो उन्होंने वहां की बिहार की पुलिस से भी का पूरा संज्ञान लिया होगा पूरा का पूरा केस में। तो अभी तक एक क्लैरिटी नहीं है कि लीक हुआ है या नहीं हुआ है। स्पेकुलेशंस बहुत है, कंजेक्चर्स बहुत हैं, और एंजाइटीज तो होंगी स्टूडेंट्स में। एनीबॉडी हु वांट्स टू बी अ डॉक्टर and who has given this exam, and people who used to get 650 marks in past, वो अच्छे कॉलेज में, उनका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था, इस बार नहीं मिलने वाला। तो ऑब्वियसली एंजाइटी लेवल्स बढ़ गए हैं। मेरे ख्याल से हेल्प क्या करेगा अगर हमारे पास फैक्ट्स आए, फैक्ट्स आए, और अगर हम लिख सकें कि भाई पेपर लीक हुआ है। हम तो वी आर टू ईगर टू राइट इट, लेकिन हम लिखे कैसे जब हमें फैक्ट्स ही नहीं पता? तो अभी मैं एक डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले कर रहा हूँ, राइट। जो फैक्ट्स के नाम पर हमारे पास वही है जो बताते हैं कि क्या ये संभव है। जो मैंने नंबर शुरुआत में बताया आपको कि कितनी बड़ी संख्या में कहाँ नंबर्स आए हैं टॉपर्स के, या 715 लाने वाले या 710 लाने वाले। इन फैक्ट्स के आगे की चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, जो कि इन्वेस्टिगेशन होगी अगर ईमानदारी से अच्छे तरीके से, तब हमें पता चलेगी। झज्जर वाली जो घटना है, झज्जर वाली घटना पे मुझे याद आता है कि मतलब, और ये हमारे समय में बहुत ज़्यादा होता था, अब पता नहीं क्या है, कि सपोज़ जब हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे तो ऐसा होता था कि सीरियल रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स या एक क्लास के सारे स्टूडेंट का अक्सर ऐसा होता था कि 15 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट विदहेल्ड कर दिया जाता था। यानी कि सारे के सारे लोगों के जो आंसर हैं उस कॉपी में एक जैसे हैं। 15 सीरियल, सपोज रोल नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक सीक्वेंस में। तो ये एक
प्रोसेस था विदहेल्ड का बोर्ड के एग्ज़ाम में, खासकर अब यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से हम लोग पढ़े हैं, तो वहाँ पर ये व्यवस्था थी प्रॉपर की जांच होती थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे एक सीक्वेंस सीरीज़ के लड़के एक ही आंसर दें, शब्द में अदला बदली होगी, सीक्वेंस में अदला बदली होगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसा है, तो ये विदहेल्ड हो जाते थे। अब जैसे झज्जर में सारे के सारे 720 एक ही क्लास से एक ही सीक्वेंस के लोग आए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो क्या वहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से गड़बड़ी हो रही थी? अब ये पेपर लीक का इशारा नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि उस सेंटर पर, पर्टिकुलर सेंटर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हो रही थी कि एक साथ सारे लोग। हाँ विवेक, मैं जैसे कि पेपर लीक के बारे में मैं बस जैसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं मान लिया कि 720 में 720 67 बच्चे लेकर के आ गए, ये एक्सेप्टेबल है ना, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आप इसको रोल बैक कर देंगे, कोई इशू नहीं है। मेरा सवाल वो था 650 पे जो बच्चा लास्ट ईयर 7000 रैंक स्कोर कर रहा था, इस साल 650 पे 30,000 रैंक कैसे है? एक सेंटर पे मेल प्रैक्टिस हुई, एक्सेप्टेबल है। झज्जर पे हुआ, मैंने मान लिया, टॉपर वहां से आ गए, ठीक है, लेकिन ये जो 35,000 बच्चे एक्स्ट्रा आए हैं बीच में, टॉपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन टॉपर के जो नीचे हैं वो कहाँ से आए, वो कैसे आए? तो वो इसमें सवाल कोई नहीं पूछता। नहीं आप, हाँ, यू आर रेजिंग अ नीडल ऑफ सस्पिशन, है ना, सस्पिशन। मैं इसका एक चीज बताना चाहता हूँ कि टॉपर कैसे आए। कि नीट पेपर लीक की जो बात है उस पर मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कि पटना पुलिस ने एनटीए को और वहां की इकोनॉमिक ब्रांच ने एनटीए को 2 हफ्ते पहले क्वेश्चन पेपर मांगा था कि हमको आप एक सर्टिफाइड नीट के क्वेश्चन पेपर वापस दीजिए। तो इसको हमारे पास जो 74 क्वेश्चंस मिले हैं हमें, छात्रों ने क्या किया था, पेपर को जला दिया था। तो पटना पुलिस ने उसकी फॉरेंसिक जांच कराई और उनके पास 74 क्वेश्चंस हैं, तो वो चाहते हैं इसको मिलान करना। तो एनटीए से इन्होंने 2 हफ्ते पहले मांगा कि हमें आप पेपर दिए, हम इसका मिलान करते हैं। आज 2 हफ्ते हो चुके हैं, एनटीए ने अभी तक इकोनॉमिक ऑफेंस ब्रांच को वहां से पेपर नहीं दिया, क्योंकि ऑफिशियल प्रोसेस है। अगर आप सरकार कोऑपरेट नहीं करेगी, एजेंसी कोऑपरेट नहीं करेगी, तो पुलिस खुद से मिलान नहीं कर सकती। परसों की खबर ये है कि इकोनॉमिक ब्रांच जो वहां की है, ये ब्रांच है, वो कोर्ट चली गई वहां के सिविल कोर्ट एनटीए के अगेंस्ट पे। तो ये जो मेजर इश्यूज है ये दबते चले जा रहे हैं। किसी भी छात्र को इतना आसान भी पेपर नहीं मिल जाए, 35,000 बच्चे इस 650 और 720 के बीच में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं तो घोटाला, करप्शन हुआ है, और कहाँ हुआ है, वो बिहार से हुआ है। प्रूव करना काम हमारा आपका नहीं, प्रूव करना काम तो पुलिस का है। हम तो सवाल उठा सकते हो, उसके बारे में पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अनहिडन फैक्ट्स है बीचों बीच का कि क्यों आ रहा है। अगर एक सेंटर पे हो गया इरेगुलरिटी, 2 पे हो गया, 3 पे हो गया, बट 35,000 बच्चे कैसे इतना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं विद इन 1 ईयर? तो ये पॉसिबल नहीं है। रमन सर, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ, मतलब कि मैं इतना ही बोलूंगा कि एवरीथिंग इज वैलिड, बट जो भी आप कह रहे हैं सब वैलिड है, पर फिर भी वही है, स्पेकुलेशन है, कंजेक्चर है, है ना। बस यही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैं अपने इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद मैं एक बात कह सकता हूँ कि हम भी बहुत ईगर हैं ये जानने, जैसे आपने कुछ चीजें बताई, अगर इसका भी हमको अच्छा ठोस, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन जिस ढंग से हो रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि 2 हफ्ते से वेट कर रहे हैं कि ये एजुकेशन, ये पेपर दे, अगर ये भी हमको रिकॉर्ड पे मिल जाता है या इसका कुछ कॉरोबोरेटिव एविडेंस मिल जाता है, हम तो इसको भी छापने को तैयार हैं। यस, मैं ये कहता हूँ कि इस प्रोसेस को रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अभी भी द मैटर इज वही एक स्पेकुलेशन लेवल पे है। तो आई डोंट नो क्या, भास्कर इसको वहां पे रेगुलर कवर कर रहा है, भास्कर कवर में है, इस पे हर दिन वो स्टोरी कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, बट वो के डेटा हमारे पास नहीं आता है। वो रिटर्न जो ऑफिशियल मांग रहे हैं वो एनटीए से एनटीए उनको दिया है, हमारे पास अभी आ नहीं रहा है। तो सर की बात इसमें एक चीज जो कही जा सकती है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट इसकी कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अनाउंस करे, ताकि जिससे चीजें साफ हों, बजाय इसके कि बहुत सारी जगहों पर हम बहुत सारे स्पेकुलेशन। जफर साहब, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें, क्या हालात है वहां पर? जम्मू कश्मीर में ये कुछ किसी तरह का मुद्दा है? यहाँ तो बहुत हल्ला हो रहा है। नहीं, जम्मू कश्मीर में तो बुनियादी तौर पर नीट के लिए जो है वो तमिलनाडु से ज्यादा मुखालफत रहती है, क्योंकि अगर स्टेट्स की स्पेशल अथॉरिटी का अगर मेन पॉलिटिकल नैरेटिव है तो वो जम्मू कश्मीर जैसी रियासत में ज्यादा है। वो नहीं चाहेंगे कि नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी जो रीजनल मेडिकल कॉलेजेस की भी सीटें पर है। लेकिन मैं ये जो पेपर लीक के मामले में, अगर आप इसका पैटर्न देखें पिछले 10 साल का, 15 साल का, स्टेट्स में बहुत ज्यादा पेपर लीक होते हैं,
और एक कॉमन फीचर आपको मिलता है कि जो शुरुआत के 2-3 हफ्ते होते हैं उसमें सब इसी तरह से डिनाइल में होते हैं। गवर्नमेंट असर्ट दी है प्रॉपरली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसे इस केस में हो रहा है। कल मिनिस्टर ने पूरी तरह से कहा है कि इसमें पेपर लीक में कोई ऐसी चीज नहीं हुई। आप उत्तर प्रदेश में देखें पिछले 4-5 साल लगातार पेपर लीक होते आ रहे हैं। लेकिन ये जो नीट वाला है, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई कम से कम 6 जो एग्जाम है, रिक्रूटमेंट एग्जाम है, वो कैंसिल करने पड़े और वो दोबारा करने पड़े। लेकिन एक एग्जाम यहाँ पे ऐसा हुआ जो नीट के पैटर्न के साथ बिल्कुल मिमिक करता है, बिल्कुल वैसा नजर आता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर का था, 1200 लोगों की भर्ती उसमें करनी थी। रिजल्ट्स आ गए और बड़ा क्विकेस्ट पॉसिबल जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उन्होंने सिलेक्शन करके दे दिया। रिजल्ट्स आ गए, लोगों ने जश्न मनाया, खुशी मनाई, क्योंकि 1200 सीटें भरनी जो है वो बहुत बड़ा नंबर होता है। पहली इतनी बड़ी सिलेक्शन हो रही थी। तभी 1-2 दिन के अंदर अंदर इस तरह से मालूम होने लगा कि एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर से दर्जनों बच्चे एक सेंटर से जो सिलेक्ट हो गए। हाँ। वो कोरॉबरेट हो गया, उनका वहां पे एडमिशन था और वो कोई अनप्रेसिडेंटेडली नंबर जो वहां से सिलेक्ट हो गए। दूसरे राउंड में जब लोगों ने स्टडी करना शुरू किया तो सिबलिंग्स जो है वो दर्जनों सिबलिंग्स भाई जो है वो आ गए। और थोड़ा सा स्टडी किया तो एक ही फैमिली से 4-4, 5-5 लोग आ गए। तो ये हुआ कि भी पेपर लीक हुआ है, उसको मोनेटाइजेशन, अगर किसी ने 10 लाख रुपए का पेपर खरीदा है तो उसने वो शेयरिंग बेसिस के ऊपर 2-2, 2.5 लाख रुपए में आगे बेचा, अपना पैसा भी बना लिया। तो स्टार्टिंग में बोर्ड भी, गवर्नमेंट भी और सारे लोग जो हैं वो एब्सोल्यूट डिनाइल मोड में थे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये गवर्नमेंट्स और जो सिलेक्शन अथॉरिटीज हैं ये जाकर बात को एक्सेप्ट तभी करते हैं जब आपके जो एविडेंसेस, पब्लिकली सर्कुलेटेड एविडेंसेस जो हैं वो अनडिनायबल हो जाए, कि इतना कुछ सामने आ जाए। बिल्कुल, ये 60 लोग कैसे टॉपर हो गए, ये एक ही सेंटर से इतने लोग कैसे आ गए। है तो बेशक ये एनेक्डोटल है, लेकिन पहले कभी हुआ नहीं है, तो आपका ऑब्वियसली थोड़ा जो अटेंशन है वो उसकी तरफ जाएगा। उसके बाद ये जब जांच सीबीआई को रेफर किया गया और प्राइमा फेसी सीबीआई ने पाया ये कि पेपर लीक हुआ और उसमें जो अमाउंट कितना जो एक्सचेंज ऑफ अमाउंट जितना हुआ है उसके ऊपर भी एक बात हुई है। प्राइमरी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें आई हैं, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही। तो बैक टू बैक कम से कम 6 रिक्रूटमेंट्स हैं वो यहाँ पे कैंसिल करनी पड़ी। एक चीज मेरे जहन में आती है कि हमारे मुल्क में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ए नंबर ऑफ अदर थिंग जो ये हो रही है, खासकर टेक्नोलॉजी को लेकर, एंड वी हैव नॉट एबल टू बिल्ड अ सिस्टम which can inspire confidence of students, aspirants, जिसमें सब लोग ये विश्वास कर सके कि हाँ हमने अगर एग्जाम दिया है हमारे मेरिट और कॉम्पिटेंस के हिसाब से हमारा सिलेक्शन जो हो जाएगा। इसका ऑल्टरनेटिव अभी तक कोई माइंड में नहीं आता है। लेकिन मेरे ख्याल अभी जो लास्ट सेशन था पार्लियामेंट का, आउटगोइंग गवर्नमेंट का, उन्होंने कानून भी लाया कि पेपर लीक में बहुत सख्त से सख्त सजा होगी। लेकिन जितना पैसा ये लोग कमा पाते हैं पेपर लीक से, वो किसी भी सजा के सामने जो है वो कोई वो उसका जो वो सजा कोई भी जो है उस पैसे के सामने बहुत कम होती है। तो आई थिंक सम नेशनल पॉलिसीज, नेशनल थिंकिंग विल हैव टू बी डन इन दैट डायरेक्शन कि जो ये नौजवान ये दीज पीपल, ये 18 से 20-22 के एज ग्रुप में सारे लोग होते हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट का हो या मेडिकल इंजीनियरिंग का या एजुकेशन का हो, 1800 उस एज में अगर लाखों लोग 24 लाख लोग फॉर एग्जांपल इसमें एग्जाम दे रहे थे, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वो मेरे ख्याल में एक लार्जर जो नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है उसको भी बहुत ज्यादा चैलेंज मिलता है यहाँ पे। ठीक बात है। आप कुछ जोड़ रही थी दीक्षा, आप कुछ कहना चाह रही थी? तब यही बोल रही थी कि जब बिहार की इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, अब जैसे डॉक्टर विवेक कह रहे हैं कि बिहार पुलिस जो है उन्होंने 2 हफ्ते से मांगा है, पर ऑन दी अदर हैंड एनटीए बार बार ये कह रहा है उनके नोटिस आफ्टर नोटिस में कि जब भी हम भी बिहार के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमने जो भी बिहार पुलिस ने डिमांड्स रखी हैं हमने उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेट किया है। तो आई थिंक वही है कि इस टाइम पे स्टूडेंट्स की तरह जर्नलिस्ट भी थोड़ा सा भी इसी पर ही हैं कि किस पे विश्वास किया जाए, क्योंकि बिहार पुलिस से भी पूरे फैक्ट्स नहीं मिल पाते हैं बाहर, जो वी अंडरस्टैंड कि उनकी भी कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, और एनटी की तरफ से भी हम उतना ही जान सकते हैं जितना वो हमें हमारी सोर्सेज से पता लगे या वो हमें खुद बताए। अब अंदर घुस के तो हम भी नहीं निकाल सकते हैं। तो आई थिंक वो जो एक
गैप बनता जा रहा है ना। आपकी एनटीए में किसी से बात हुई, उन लोगों का पर्सनली कुछ बातचीत हुई हो कि उनका क्या कहना कि ये एक्चुअली क्या गड़बड़ हो रही है? बिहार का जो स्पेसिफिक है उसमें एनटीए का ये कहना है कि एक बच्चा जो स्पेसिफिकली पकड़ा गया था इम्पर्सनेशन वगैरह सबके लिए, उस बच्चे के उन्होंने नॉर्मल स्कोर चेक किया तो वो भी ज़्यादा नहीं था। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और उसके अलावा एक और सेंटर की बात थी जिसमें बोला गया था कि बच्चों को डमी कैरेक्टर्स बिठाए थे और वो सब, तो कह रहे हैं कि उस सेंटर में भी जहाँ चीटिंग का काफ़ी तगड़ा बिहार में बोला गया, वहाँ पे भी लोग 400 से ऊपर स्कोर नहीं कर पाए, जो नीट में बहुत बड़ी बात होती है कि आप 400 से कम ला रहे हैं। तो एनटी का उस पर ये कहना है कि जब हमने उसमें उनके स्कोर्स नॉर्मली भी चेक किए हैं, तो अगर आप मान भी लीजिए कि उन्होंने चीटिंग की है, तो कह रहे हैं कि चीटिंग अगर करी होती तो इतने कम मार्क्स नहीं आते। अब ये एनटीए का कहना है। ठीक बात। विवेक, कुछ और आपको इसमें कोई इन्फॉर्मेशन हो? आप लोग सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाल रहे हैं, कुछ अगर हमें बताना चाहें हमारे दर्शकों को, वो ऐड कर दें। मैं बताना चाहता हूँ कि 7 मार्च को नीट एनटीए ने एक बार नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पोर्टल खोला था स्टूडेंट्स की डिमांड पे, क्योंकि ओटीपी का इशू आ रहा था, आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो रहा था उनका। अब ये वापस इन्होंने अप्रैल के महीने में पोर्टल एक दिन के लिए फिर से खोला था, 2 दिन के लिए। अच्छा। तो 1 महीने बाद वापस अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्यों खोला? और इस बीच में किन छात्रों ने फॉर्म भरा? जैसे एक प्रक्रिया होती है, आपने फॉर्म भर दिया, सबमिट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप वापस से 1 महीने बाद पोर्टल खोल रहे हैं और इसके बारे में किसी को जानकारी भी नहीं मिली। ये बहुत सस्पिशियस क्वेश्चन सारे लोगों ने उठाया है कि इन दौरान फॉर्म भरा, इसको पता चलना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि एक प्रक्रिया हो चुकी है, आप वापस से 1 महीने बाद जाके फिर से पोर्टल खोलें। तो ये नोटिफिकेशन एनटीए का है कि इन्होंने 9 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में फिर से सबमिशन फॉर्म खोला था। अच्छा। पहला पॉइंट ये भी एक रेज करता है कि भाई खोला और कहाँ था और किस कारण से खोला, क्योंकि जब छात्र फॉर्म भर चुके हैं दोबारा से पोर्टल खोलने की कोई जरूरत नहीं थी। तो कहीं आप बैक डेट से किसी को घुसाना तो नहीं चाह रहे, इसका सच हो गया था कि चलो एक काम करो, फिर से फॉर्म भरा देते हैं। ऐसा भी होता है जब सेंटर अलॉट हो सकता है एक जगह पर। टू बी डेविल्स एडवोकेट, हाँ, सॉरी, पर इसमें अगर उनको मुझे लगता है छुपा के करना होता तो शायद वो पब्लिक में ये बात ही ना देते। नहीं होती, हाँ। ये एनटीए में काफ़ी बार इन द पास्ट 1-2 साल ये हुआ है कि पोर्टल बंद हुआ है और उसके बाद दोबारा खुला है। 1 महीने का गैप मैं मानती हूँ काफ़ी ज़्यादा है, पर एनटीए का इसमें ये कहना है कि क्योंकि बच्चों की उनको रिक्वेस्ट आई थी कि वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए और उन्होंने देखा कि काफ़ी बढ़ती जा रही थी, तो इसलिए उन्होंने दोबारा पोर्टल खोला। और एनटीए ने इस बार जो अपना प्रोसेस था वो भी काफ़ी पहले शुरू किया था, इसीलिए ताकि जो भी बीच में डिस्क्रिपेंसी आती जाए उसको वो लोग उतना टाइम लेके करते रहे और लास्ट में हड़बड़ी ना मचे। तो अब भी जैसे मैंने कल एनटीए से पूछा कि अब आगे क्या करना है, अगले साल से इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाएगा, बिकॉज अगर इस बार 23 लाख है तो अगली बार वो बच्चे बढ़ेंगे ही, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो उसमें जो उन्होंने मुझे नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन बताया, उसमें एक पॉइंट उनका सबसे पहला यही है कि अगर मान लीजिए अभी हमने 1 महीने पहले पोर्टल खोला है तो अब हम 2 महीने पहले शुरू करना चाहेंगे, ताकि वो जो टाइम है बच्चों को और मिले, क्योंकि वो टाइम होता है जब बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, जेई चल रहा होता है, काफ़ी चीज़ें चल रही होती है और ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो जेई और नीट एक साथ देते हैं। तो उनका कहना है कि उस केओस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी बच्चों का मिस हो जाता है। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब तो है, हाँ रमन साहब, मुझे लगता है इसका जवाब तो दीक्षा ने दे दिया। हाँ, एक छोटा सा कि एक चीज बहुत क्लियर है और उसमें अभी एक्शन लिया नहीं है इन्होंने जी। एक एग्जाम जो इतना हाईली कॉम्पिटिटिव है, 24 लाख बच्चे उसके लिए दे रहे हैं जी, सीटें लेस देन 1 लाख, उसमें कैन यू डिसाइड सुमोटो कि आप ग्रेस मार्क दे देंगे 1500 को केसेस में जो इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए, वो बहुत ही आर्बिट्रेरी लगता है। हाँ, एग्जाम लेट हुआ है, आप कैसे कर सकते हैं? तो इसमें मतलब चलिए आपने री एग्जामिन, अब दोबारा से एग्जामिनेशन हो रहा है, लेकिन जिन्होंने ये डिसीजन लिया सुमोटो, वो तो कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है आगे, आई मीन स्पेकुलेशन, बट ये बहुत क्लियर कट केस है। एक 23 लाख बच्चे दे रहे हैं, 1500 बच्चे को दे रहे हैं, तो ये मतलब कि एक एज एन आउटसाइडर मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई डोंट नो क्या व्हाट वेंट इनटू दिस। ये पता भी तब चला जब नीट का रिजल्ट जारी हो गया। हाँ, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं लाई आपने, आपके पास एप्लीकेशन आया, आपके पास केस आए, कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई,
जब नीट का रिजल्ट जारी होता है तब हम देखते हैं किसी को 718, किसी को 719 मिला है। तो ट्रांसपेरेंसी की बात कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सारी चीजें सवाल तो उठाती हैं। तो आपको पहले ठीक बात। इसका मैं, क्योंकि ये चीज़ जो है, वो जो स्पेशल कमेटी अभी HPC बनी थी, हाई पावर्ड कमेटी, उनकी रिपोर्ट है मेरे पास, और मैं उस रिपोर्ट में ये पढ़ रही थी कि उन्होंने भी सेम बात उठाई है कि जो GRC थी पहले, जिन्होंने ये डिसीजन लिया था ग्रेस मार्क्स देने का, तो बेसिकली वो जो ग्रेस मार्क्स उन्होंने अलॉट किए थे वो उन्होंने क्लैट 2018 के पेपर के बेसिस पे किए थे। क्यों उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि उसमें मेरे ख्याल से 4000 कुछ बच्चे थे जिनका पेपर मिस हुआ था, तो वो हो पाया। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल से एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस निकाला गया था और उस सेम प्रोसेस को उठा के NTA ने डाला है। राइट। तो इसमें HPC ने क्यों उसको वापस किया, जो मुझे भी बात बिल्कुल सही लगी। उन्होंने बोला, पहली बात, आप कोई भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर्मेट को OMR से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जो GRC ने जहाँ चूक करी, उन्होंने सेम सेम प्रोसेस उठाया, पर वो ये भूल गए कि OMR में आपके पास स्टूडेंट का आंसरिंग जो टाइम होता है वो ऑटोमेटेड टाइम स्टैम्प नहीं आता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आता है। तो ये उनकी पहली गलती थी। दूसरी गलती ये थी कि जो मुझे बहुत बड़ी चूक लगी GRC की तरफ से, कि उन्होंने बोला कि जो कॉम्पेंसेशन दिया गया, जो फॉर्मूला दिया गया, वो सारे क्वेश्चंस पे दिया गया है। वो ये भूल गए कि जो फॉर्मूला लगना था वो सिर्फ अनआंसर्ड क्वेश्चंस पे लगना चाहिए था, क्योंकि जो उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चंस दे दिए वो सही है या गलत है, उनको तो उसके बेसिस पे फिर भी मार्क्स मिल गए। तो इस वजह से अब ग्रेस मार्क्स वापस लिए गए हैं। तो इस बात पे मैं कंप्लीटली डॉक्टर विवेक से एग्री करती हूँ कि आप पहले GRC की जो उन्होंने एक तो GRC की गलती ये हुई ही कि आप जब इतना बड़ा आप ले रहे हैं डिसीजन, ट्रांसपेरेंट तरीके से ले, सबके जानकारी में होना चाहिए। और अगर आप स्पेशल कमेटी हैं, आप एक्सपर्ट हैं इस मामले में, तो आपको ये तो ध्यान रखनी चाहिए दो बातें। तो ये बात अब जब उठ के आई है, जब इतना हल्ला हुआ, अगर इतना हल्ला ना होता तो शायद ये बच्चे निकल ही जाते। जफर साहब, आखिरी कमेंट आपका इस पर अगर कुछ है, फिर हम अगले इशू पर जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि जो ये अबव सफिशिएंट ये नहीं है। आई थिंक स्टूडेंट्स का जो कंसर्न है वो बहुत जेन्युइन है। जब तक ये बहुत क्लैरिटी के साथ एस्टैब्लिश नहीं हो जाता कि पेपर लीक नहीं था, तो आई थिंक यू लीव ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थिंकिंग कि ये तो कुछ लोग जो हैं ये एग्जाम को मैनिपुलेट करने का पोटेंशियल रखते हैं और गवर्नमेंट वहां तक पहुंच नहीं सकती है। कल तक जब मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि पेपर लीक का इसमें कोई सवाल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कोई कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन के कंक्लूजन के ऊपर। मिनिस्टर ने भी सेंटिमेंट को ही एड्रेस किया है कि गवर्नमेंट के बनते बनते कि हम अचानक से एक्सेप्ट कर लेंगे कि पेपर लीक हुआ तो कंट्रोवर्सी नेशन वाइड हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्ट ऑफ मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन है, उसकी जरूरत है। देखिए, अगर इस वर्ष ये कार्यवाही नहीं करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये ट्रेंड बन जाएगा। अगर इस साल हमने छोड़ दिया इन्हें, इतना नेशनल इशू ये रेज हो चुका है, ये 24 लाख की बात नहीं है, ये 1 करोड़ लोगों की बात। मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, जो फैमिली होती है वो भी इन्वॉल्व होती है। मैं न्यूक्लियर की फैमिली बात करता हूँ तो 4 लोग होते हैं। तो यहाँ हम 24 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम 1 करोड़ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। इस एग्जाम से 1 करोड़ लोग अफेक्टेड हैं, उनकी फैमिली अफेक्टेड है। तो अगर इस साल ये कार्रवाई नहीं करते हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीजों को बाहर नहीं लाते हैं, तो ये हर साल का ट्रेंड हो जाएगा और वो दिन दूर नहीं रहेगा कि 720 में 700 नंबर वाले को भी कॉलेज नहीं मिलेगा। दूसरी एक और बात, जिस एजेंसी ने इस पेपर को कंडक्ट कराया है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकती है? अगर NTA इसको कंडक्ट करा रही है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। NTA इसकी जांच नहीं कर सकती, ये इसका फैक्ट चेक नहीं कर सकता है। तो एक बाहर की कमेटी सरकार को बनानी चाहिए जिसमें NTA का कोई इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। थर्ड पार्टी ही कर सकती है। ठीक बात है। ऑफिसर्स को ले लीजिए और वो उसकी कमेटी की जांच करें। इंटरनल जांच भी NTA की होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं आने वाला। ठीक बात है। हाँ। मेरी नॉलेज के लिए बता सकते हैं कि ये एग्जाम होता कैसे? मतलब ये AI ऐसा नहीं हो सकता कि लाखों क्वेश्चंस हो इसमें, सब एक कंप्यूटर और बता सकता हूँ आपको कि कैसे आप पेपर लीक रोक सकते हैं। आप प्रीलिम्स और मेन कराइए। जब AIPMT होता था तो प्रीलिम्स होता था। प्रीलिम्स में 50% का क्राइटेरिया था। अगर 5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 2.5 लाख बच्चे पास होते हैं, वो मेंस का पेपर देते थे। सेम JEE मेंस और JEE एडवांस। आप कभी नहीं सुनेंगे कि IIT का पेपर लीक हो गया, आप सुनेंगे, आप कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि IIT बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहा है। जब ये JEE में IIT को मर्ज कर रहे थे तो सारे IIT ने इसका विरोध किया।
कि नहीं हम मर्ज नहीं होंगे, हम अपना सेपरेट लेंगे। आपने कभी एम्स के बारे में नहीं सुना होगा कि एम्स का पेपर पूरे भारत देश में लीक हो गया, एम्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, तो नहीं हो सकता है। तो आप प्रीलिम्स और मेन कर दिए, क्योंकि मैन पावर की बहुत कमी है एनटीए के पास। मैंने एक आरटीआई फाइल किया था, तो एनटीए 42 एग्जामिनेशन लाया है और उनके पास पिछले 5 सालों में 426 ही मैन पावर है और मैक्सिमम लोग हैं वो कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, आउटसाइडर्स हैं। तो एनटीए के पास मैन पावर नहीं है कि वो इतने बड़े एग्जाम को करा सके। तो आप प्री और मेंस लीजिए, ये अच्छी चीज है जो विवेक कह रहे। मुझे लगता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत खुले मन से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आगे आना चाहिए। अल्टीमेटली जब ये इस पर लोगों का भरोसा रहेगा तभी इस एजेंसी का भी कोई इकबाल रह पाएगा। तो जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उस पर, और खासकर इस मामले में मुझे लगता है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट किसी इंडिपेंडेंट कमेटी की बात करे या सरकार खुद ऐसी किसी इंडिपेंडेंट कमेटी का गठन करे ताकि इस पर जितने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं ये इस पर वो दूर हो सकें। सबसे ज़रूरी है लोगों का भरोसा बने रहना चाहिए। भरोसा नहीं है अगर तो फिर किसी चीज़, किसी एग्ज़ाम, किसी ये चीज़ हमारे लार्जर उसमें देखें तो इलेक्शंस पे भी आती है। कितने सारे सवाल हाल फिलहाल में हमने अपने चुनाव आयोग के ऊपर देखे कि किस तरह का कंडक्ट है, किस तरह का होना चाहिए, पहले कैसे होते थे चीज़ें। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसके हमें इंतज़ार है क्या होता है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटा रहे हैं, वहाँ से भी हम इंतज़ार करेंगे और फिर इस विषय पर बातचीत करेंगे। अगला जो विषय है हम उस पर आते हैं, और जो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार एक हफ्ते के अंदर में 4 आतंकवादी वारदातें हुई। सीआरपीएफ के 2 जवानों की मौत हुई है, 9 लोगों की सिविलियंस की मौत हुई है, और एक बड़ी कहें कि तेज़ी आती दिख रही है। काफ़ी समय से इसमें एक गिरावट थी। तो ज़फ़र साहब और मेरे साथ रमन कृपाल हैं। रमन कृपाल सर, आपने भी जम्मू कश्मीर को देखा है, वहाँ रहकर किस तरह से ये स्थितियाँ का वहाँ पर काम करती हैं, कैसे बनती हैं, सिक्योरिटी के हालात किस तरह से होते हैं, इस पर आप दोनों लोगों से मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी थोड़ा समझ पाएँ कि इसके क्या पहलू हैं। ज़फ़र साहब, सबसे पहले आप जो ताज़ा घटनाएं हुई हैं उसको किस नज़रिए से हम देख सकते हैं? देखिए, जो मोस्ट लेटेस्ट जो इंसिडेंट हुए हैं, 9 जून को स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी दिल्ली में, मोदी 3.0 गवर्नमेंट का इनॉग्रेशन हो रहा था। लगभग उसी समय 82 डिस्ट्रिक्ट, जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है कैपिटल है, इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जहाँ पे माता वैष्णो देवी श्राइन भी है और एक और श्राइन है शिव खोड़ी। वहां से ये जा रहे थे, माता वैष्णो देवी की तरफ जा रहे थे और बस पे अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ। पहले तो इसको आसानी से एक्सेप्ट करना ही बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आज तक इस किस्म का कोई इंसिडेंट 30 साल में शायद कोई एक बार ऐसा इंसिडेंट देखा गया है। इससे ज्यादा की गई, इसमें टेक्निक बड़ी डिफरेंट किस्म की उन्होंने अप्लाई की है कि आपको बहुत ज्यादा अगर कैजुअलिटी आपको करना है जी, तो बस पे सिर्फ आप ड्राइवर को ही हिट कर दें तो इतना ही काफी है। ड्राइवर कंट्रोल लूज कर जाएगा, बस रोल डाउन हो जाएगी, तो एक्सीडेंट में ही बहुत ज्यादा लोग मारे जाएंगे। लेकिन बहुत सारे जो यात्री हैं वो कह रहे हैं कि जब बस गिर भी गई, खाई में जाके पड़ भी गई, वो फिर भी वहां से फायरिंग कर रहे थे। ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट अपने आप में बन जाता है कि पहला इस किस्म का इंसिडेंट, और यात्रियों पे पिछले 30 साल में कुल मिला के ऐसे सिर्फ 6 या 7 ऐसे इंसिडेंट हैं जिसमें यात्रियों को जरूरत पहुंचाई हो, चाहे अमरनाथ यात्री हो या किसी और श्राइन के यात्री हो। इस तरह से होता नहीं है। 6 या 7, 30 साल में, 35 साल में 6 या 7 ही ऐसे इंसिडेंट है। तो ये यात्रियों के ऊपर अटैक होना, ये 2017 के बाद पहली बार का ऐसा था। ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। और दूसरा इसका जो कोइंसाइड होना इसका कि नई गवर्नमेंट की स्वेरिंग इन के साथ ये अटैक हो रहा है, उस दिन ये अटैक हो रहा है, तो ये एक नया पैटर्न बन जाता है कि एक नया सोचने के लिए आपको जरूरत पड़ जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर, फिर 36 घंटे के अंदर पूरे जम्मू संभाग के अंदर 6 अटैक हो जाते हैं। और पिछले 60 दिन के अंदर आप देखें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 6 जिलों में 6 इंसिडेंट डिफरेंट हुए हैं, और एन एवरेज हर 10-15 दिन के बाद एक इंसिडेंट जो है वो जरूर हो जाता है जी। उसका मैं क्विकली आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देता हूं और फिर मैं देखता हूं कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट्स हैं इनको किस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं। बिल्कुल। जब टेररिज्म कश्मीर वैली में, तो उसका मेन कंसंट्रेशन पहले कश्मीर वैली में था, पर अर्ली 90s में ही 92-93 में वो स्पिल ओवर हो गया जम्मू रीजन में भी। जम्मू रीजन में बहुत ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं हो पाया, कुछ सालों के बाद उसको नियंत्रण में लाया गया, पूरा कंट्रोल में हो गया, कश्मीर वैली में चलता रहा।
2001-2 के आते आते जो जम्मू रीजन में टेररिज्म के इंसिडेंट्स हैं वो लगभग 0 के बराबर होने शुरू हो गए, जबकि कश्मीर में ये चलता रहा। अब जो 2000 दहाई है उसमें 4-5 साल तक काफी एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बिल्ड हो रहा था। फिर ये 2008 के बाद रिसर्जेंस दोबारा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकैप्चर होल थिंग ताकि ऑडियंस को एक ब्रॉडर पिक्चर जो है वो उसका पता चले। हाँ 2010s में बहुत ऑडेसिटी के साथ बहुत बड़े बड़े जो इंसिडेंट्स ऑफ टेररिस्ट वायलेंस है वो होने शुरू हो गए, और उसके बाद उसके बैकड्रॉप में जो है लंबे समय तक चलने वाले जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट है वो होने शुरू हो गए। इसके चलते 2016-17 में एक बहुत कोहेसिव एक न्यू एक पॉलिसी, उसमें बहुत सारे सलाह भी हैं, लेकिन एक पॉलिसी जो है काउंटर टेररिस्ट पॉलिसी, जिसको उस वक्त जो आर्मी के लीडर थे जनरल बिपिन रावत, उन्होंने उसका नाम दिया ऑपरेशन आउट। एक कोऑर्डिनेटेड जे&के पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, बीएसएफ वगैरह सारे लोग और इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के साथ साथ मिलके कि एक डोमिनेंस है जो कश्मीर वैली में वो 2017-18 के चलते चलते कश्मीर वैली के अंदर मेरे ख्याल से पिछले 30 साल में पहली बार ऐसे होने लगा जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और जो टेररिस्ट नेटवर्क है उसके ऊपर उसका पहली बार अपर हैंड बनना शुरू हो गया कि आपका मिलिटेंट साइन अप हो रहा है, उसको 2 दिन से लेकर 6 हफ्ते के अंदर अंदर जो है या पकड़ा जा रहा है या न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। जो इंसिडेंट्स हैं उसमें जो रेट सक्सेस है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को वो ज्यादा हासिल होनी शुरू हो गई जी। इसके चलते चलते इसी दौरान जो है 2007, क्योंकि इसको लोग कंफ्यूज कर देते हैं, बहुत ज्यादा जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं वो भी कंफ्यूज कर देते हैं, वो इसको रिलेट करना शुरू कर देते हैं 2019 के जो डेवलपमेंट्स है अगस्त 5 आर्टिकल 370 उसके साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये जो सिक्योरिटी का चैलेंज जो मुख्य है उसके साथ रिलेटेड नहीं है। ये 2016, 17, 18 से जो नई सिक्योरिटी पॉलिसी, नई सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के साथ काम करना शुरू किया, ये उसका इफेक्ट है। अब 2019 एक रिमार्केबल, एक माइलस्टोन पॉलिटिकल इवेंट जरूर आ जाता है, लेकिन अब सिक्योरिटी फ्रंट के ऊपर थिएटर में किस तरह से डील कर रहे, ये 2016-17 बुरहान वानी का इंसिडेंट या उसके बाद से ये चला आ रहा है। 2019 के बाद एक बहुत मैसिव शिफ्ट आता है पॉलिसी में। पॉलिसी हमारे सिक्योरिटी जो रिजीम है उसकी पॉलिसी नहीं, जो टेररिज्म को हैंडल करते हैं उनकी पॉलिसी में बहुत ज्यादा शिफ्ट आया। उन्होंने कश्मीर वैली से अटेंशन कम करके, पूरी तरह से हटा के नहीं लेकिन कम करके, जम्मू संभाग के जो रजौरी पुंछ के जिला है उसकी तरफ अटेंशन दी, और रजौरी पुंछ के दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक है। यहाँ पे कुल मिला के जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 60% प्लस होती है, लेकिन 40% प्लस अगर हिंदू सिख बाकी पॉपुलेशन होती है तो वो अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। दूसरा ये कि जैसे किसी और जगह आप देख सकते हैं रजौरी पुंछ में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है डेमोग्राफिक्स का है वो बहुत डाइवर्स है। ऐसा कोई गांव आपको नहीं मिलेगा जो एब्सोल्यूट मुस्लिम हो या एब्सोल्यूट हिंदू हो। अगर 80% भी कोई हिंदू गांव हो तो उसमें मुस्लिम घर भी आपको मिलेंगे। सिमिलरली जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पे हिंदू घर भी मिलेंगे। तो पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। जब आपने ये अटेंशन जो है ये डाइवर्ट कर दी रजौरी पुंछ की तरफ, वहां पे इंसिडेंट ऑफ वायलेंस बहुत बड़े बड़े, खास करके जो अटैक है या तो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हो रहा है या हिंदू कम्युनिटीज के ऊपर अटैक हो रहा है। जैसे ढांगरी में एक इंसिडेंट हुआ, बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, या उनके ऊपर अटैक हो रहा है। तो उसमें इंटेंशन जो है वो पीछे से बहुत क्लियर नजर आ रही है कि जो आर्क ऑफ एंगेजमेंट है उसको कश्मीर से डाइवर्ट करके जम्मू की तरफ लाया जाए, कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर पाए हैं कश्मीर वैली में तो उनको डिस्ट्रैक्ट किया जाए वहां से, उनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, एरिया ऑफ फाइटिंग है, उसको वाइडन किया जाए ताकि फटीक है वो ज्यादा बढ़े। दूसरा ये है कि जम्मू रीजन अगर आप इंसिडेंट करते हैं, आज आपने एक इंसिडेंट कर दिया, और टेररिस्ट की एक पॉलिसी वो बड़ी क्लियर होती है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरह या स्टेट की तरह वो एवरी बेसिस के ऊपर ऑपरेट नहीं करते। उनको एक इंसिडेंट ऑफ वायलेंस करना है और फिर हम तक, आप तक, सिक्योरिटी फोर्सेस तक, हमारे नेताओं तक, बाकी लोगों तक छोड़ देना है कि अगले 2 महीने आप इसको ले जाओ, कि वो मुसलमान को ढूंढते रहेंगे, हिंदू कुछ कहता रहेगा, मुसलमान कुछ कहता रहेगा, और सोसाइटीज में वेज क्रिएट करता होता रहेगा। तो वो टेररिस्ट तो उसका तो मॉडस ऑपरेंडी ही यही है, वो 2 महीने के बाद दोबारा कुछ और करेंगे और वो चीज सारी उसी तरह से हो रहेगी। तो ये नई चीज पैदा होगी जम्मू कश्मीर में, जिसको बोलते हैं, कहा जा सकता है माउंटेन वारफेयर।
कि आपने पहाड़ों के ऊपर चढ़ के, जहाँ पे फाइटिंग करना बहुत मुश्किल है, हमारा जो ऑपरेशनल ट्रेनिंग है, ऑपरेशनल सेंसिटिविटी है, वो कश्मीर वैली के लिए ज्यादा ओरिएंटेशन है। जो पॉलिटिकल और सोशल अंडरस्टैंडिंग है, वो भी 30-35 साल में सारे एक्सपीरियंसेस के साथ कश्मीर वैली से ज्यादा गेन की हुई है। तो जम्मू में लड़ने की जो कैपेबिलिटीज हैं, ऑपरेशनल भी और इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग भी, अंडरस्टैंड करना कि कैसे हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी भी थोड़ा डिफिकल्ट वो बन जाता है। अगर वहां से कोई आए और जो आपका जो सेंस है, बातचीत है, आपकी लैंग्वेज है, सारी है, अगर आप मिक्स हो जाते हैं किसी टाउन में, किसी कस्बे में आप मिक्स हो जाते हैं, बहुत आसानी से आपको नोट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं क्विकली जो एक 9 जून का जो इंसिडेंट है और उसके बाद के जो 4 इंसिडेंट है उसके ऊपर मैं देखता हूँ। एक वाइडर एक्सपेक्टेशन भी कि जो मोदी 3.0, इफ इट इज गोइंग टू बी मोदी 3.0 एंड इट्स पॉलिसी इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। एक एक्सपेक्टेशन कुछ हल्कों इस तरह की थी कि आप स्ट्रेटेजिकली अगर आप इसको सोचें कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी ने जो भी गेन करना था जम्मू कश्मीर में, वो मोदी 2.0 में गेन कर लिया। आर्टिकल 370 अनइमेजिनेबल चीज थी, आपने वो कर ली। स्टेट को डाउनग्रेड कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, लेजिस्लेचर नहीं है, आपको एब्सोल्यूट कंट्रोल जो है वो दिल्ली से। अब इससे ज्यादा यहाँ पे और कुछ हो नहीं सकता। तो अगर आप मोदी 1.0 को एग्जामिन करें, 2.0 को एग्जामिन करें, आप एक नतीजे के ऊपर आते हैं कि 3.0 likely to be a regime of reconciliation, a regime of reaching out, a regime of restoring political normalcy। कि इलेक्शन हो जाएंगे, ये सारी चीज हो जाएगी। राइट। तो मिलिटेंट्स जो होते हैं वो इन चीजों को बहुत गंभीरता के स्टडी करते हैं। तो जब रिजीम चेंज होती है तो तब ये भी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो आपके फॉरेन कंट्रीज होती हैं वहां से आपको कंग्रेचुलेट मैसेजेस वगैरह आते हैं, आप उसमें क्या लिखते हैं, हमारे यहाँ से उसके जवाब में क्या लिखा जाता है, तो उससे एक नए रिलेशनशिप की भी डेवलपमेंट हो सकती है। अभी पाकिस्तान की तरफ भी ये एक्सपेक्टेड था। तो उन्होंने वो ट्रांजिशन का जो बिल्कुल एक माइलस्टोन था, एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था ट्रांजिशन का, उसके ऊपर ऑडेशियस अटैक्स वन आफ्टर अदर, वो ऐसे है कि आपका कोई भी रिकॉन्सिलिएशन का अगर कोई माहौल हो, आपकी कोई भी पॉलिसी जो आप लेकर आ रहे हो, वो सारी वहां से आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो और इस चीज के ऊपर आपका प्रेशर इतना माउंट हो जाए कि आप कोई पॉजिटिव स्टेप ले ना पाए। और पिछले 2-3 दिन में आप जो बड़े टेलीविजन स्टूडियोज हैं, उसमें जो राइट जनरल्स हैं, बड़े बड़े जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, आप उन सभी का सुन लीजिए। वो एक दोबारा से हार्ड परसूट के लिए, एक दोबारा से एक एग्रेसिव पोस्चरिंग के लिए उन्होंने एडवाइस करना शुरू कर लिया कि मिलिटेंट्स, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट कुछ हद तक वो सक्सेसफुल हो गए हैं। अगर कोई प्रोसेस पीस बिल्डर या रिकॉन्सिलिएशन का होना होता, उसको डिरेल करने के लिए वो लग रहा है कि वो एक सक्सेसफुल तरीके के साथ चल रहे हैं। रमन सर, आप मतलब मुझे लगता है कि जफर साहब ने बहुत विस्तार से इसके नुआंसेस को समझाया है हमारे साथ। आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कह सकते हैं कि ये सिर्फ जो सरकार बदल रही है उस समय एक किसी किस्म का ट्रांजिशन फेज में पैदा हुआ फ्रिक्शन है, या फिर कोई एक लॉन्ग टर्म फिर से कोई सिग्नल है इसमें कि लंबे समय तक चलने वाली कोई इंसर्जेंसी निकल आ रही है? नहीं, जफर साहब ने बहुत अच्छे से पूरा पर्सपेक्टिव दे दिया इसमें। मैं इंडियन एक्सप्रेस का रेजिडेंट एडिटर था 2000 में, सन 2000 में जम्मू में बेस था। एंड मैं काफी ट्रेवल करता था, कश्मीर भी जाता था। 25 साल, तो काफी 24 साल पहले पीक मिलिटेंसी का टाइम था। हाँ, नहीं था उस समय। जैसे अभी जफर साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जम्मू से तब डिक्लाइन हो रहा था, श्रीनगर जा रहा था। तो मैं जैसे जम्मू में पुंछ गया था, मेरे को याद है अभी भी। तो एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट, मतलब कि वहां काफी सहमा हुआ था। 5 बजे के बाद हमें खाना भी नहीं मिला। हम पीडब्ल्यूडी, मेरा और मेरा फोटोग्राफर था, तो हम पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गए। और वहां पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस बिल्कुल नया बना था पुंछ में, और उसमें लिखा था कि गुलाम नबी आजाद के कर कमलों द्वारा, मतलब उसको किया। तो एक दिन पहले ही उसका इनॉग्रेशन हुआ था। सो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि भाई इतनी दहशत वाली जगह, दहशत तो थी लेकिन वहां इंसिडेंट नहीं होते थे, दहशत थी। 5 बजे का टाइम और हमें खाना नहीं मिला। और जो पीडब्ल्यूडी का केयरटेकर था वो भी कहता कि सर मैं कुछ बना नहीं सकता। तो काफी मुश्किल हुई थी हमको। तो मैंने उसको कहा कि यार गुलाम नबी आजाद कैसे आ गया, कि इतनी दहशत। और गुलाम नबी आजाद उस समय वो कभी इलेक्शन लड़ा भी नहीं था। आई थिंक ही वाज ऑलवेज विद राज्यसभा। तो हाँ, तो मैंने कहा ये कैसे आ गए गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस का रूल होता था शायद 2000 में, नेशनल कॉन्फ्रेंस था। मुझे उसने बताया कि नहीं वो ऐसा है, वो पैसे दे देते हैं, वो प्लेग हम लड़े थे
आए वाए नहीं थे, प्लान चेंज हो जाते हैं। ये बात थी ना। और क्या नाम, ऐसे उद्घाटन हो गया तो मैंने उस समय इंडियन एक्सप्रेस में उसकी फोटो लगवा के मैंने एक फोटो टाइप की एक स्टोरी करवाई थी मैंने। तो बट हाँ, इन्होंने जाफर ने बहुत अच्छा बताया, मैं वहां पे था। और उस समय ये एक चीज और जो ये बता रहे थे, उस समय अटैक ज्यादातर आर्मी के ऊपर होता था, या फिर मतलब कि आर्मी या पुलिस, इन्हीं के ऊपर अटैक होता था। टूरिस्ट के ऊपर नहीं होता था, टूरिस्ट के ऊपर नहीं होता था। मैं अपनी फैमिली के साथ कश्मीर गया, खीर भवानी गया, तो खुद ड्राइव करके गया। मुझे बस एक ही बात बोली जाती थी कि आर्मी के कन्वॉय के साथ ना चलना, तो आप सेफ रहेंगे। और उस समय भी जब खीर भवानी गया था, मुझे याद है, लोग बड़े हैरानी से देख रहे थे कि मैं कैसे जा रहा हूँ वहां पे। मैं थोड़ा सहम गया, मेरे साथ मेरे बच्चे थे। जब मैं अंदर गया और मैंने वहां पे भी मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने कहा सर आप यहाँ पे इतने कैसे, मतलब कि मुझे तो काफी हॉस्टिलिटी रही है। तो वो कहता है जी मैं सीआरपीएफ का हूँ। इनफैक्ट पंडित भी वहां से भाग गए हैं, तो वहां सीआरपीएफ के बंदे को बिठा रखा था, जो पंडित है वो वहां पे पंडित हाउस में। तो उस टाइप का माहौल था। मैंने और श्रीनगर में पूरा का पूरा वायलेंस चेंज हो गया था, और काफी देर तक ये आर्मी को ही टारगेट करते थे। लेकिन अब एक टूरिस्ट एक इजी टारगेट हो गया। तो ये पॉलिसी ऑब्वियसली इट इज, जैसे जफर साहब ने बोला, उनका काम तो बस है कि 4-5 आदमियों को ढूंढ के मार देना, उसके बाद जो रिएक्शन है, चेन ऑफ रिएक्शंस लेते रहो सारे। वो तो हम करते सोसाइटी भी, सिविल सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम होता रहेगा, और सरकार ना बस आर्मी अप्रोच कर से, मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। मेरे ख्याल से जितना भी मैं वहां पे रहा हूँ, सो लॉन्ग एज आप इसको समझेंगे एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, तो आप इसको कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको इससे पॉलिटिकल प्रॉब्लम यू हैव टू आइडेंटिफाई। बिल्कुल, आपको इसको लॉ एंड ऑर्डर, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सिर्फ फियर स्ट्राइक करने से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आजकल हमको, मैं काफी जर्नलिस्ट से वहां पे बात करता हूँ, उनके साथ मैंने काम भी किया है। जर्नलिस्ट का आजकल बहुत बुरा हाल है, दे आर नॉट एबल टू रिपोर्ट फ्रॉम कश्मीर रेगुलरली। जरा एक बात बोलेंगे उसके बाद केस हो जाएंगे, मतलब 7 दिन तक डिटेन करके उनसे बात, क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइप का एक माहौल जो फियर स्ट्राइक किया है, तो उससे भी मामला सॉल्व नहीं होने वाला है। तो बेशक मतलब कि कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, सब कुछ है, लेकिन आप उनके लोगों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, कुछ भाईचारा वाली बात करिए, जो रिकंसिलिएशन का जफर साहब कह रहे हैं कि शायद स्टार्ट हो जाए इस नई गवर्नमेंट के साथ थोड़ा रिकंसिलिएशन हो। तो जो रेडिकलाइजेशन हुआ है यूथ का, उसको रोकने की बहुत जरूरत है, उनको कॉन्फिडेंस स्ट्राइक करने की जरूरत है। एक पॉजिटिव स्टेप जो मुझे अभी देखने में मिला है, वो मैं बहुत सरप्राइज हूँ, इलेक्शन, द नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शंस, वहां परसेंटेज 5 से 10% हुआ थी। 24-25% हुआ है इस बार। तो हाँ, बहुत कम होती थी। मतलब ये जब भी फारूक अब्दुल्ला वगैरह, ये 5-5, 10-10% के बेसिस पे दे हैव बिकम चीफ मिनिस्टर फॉर सो लॉन्ग। तो अब मतलब कि ये कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी मसला है, आपको रिकंसिलिएशन, आपको वहां के जनता को कॉन्फिडेंस में लेके तब आपका ये होगा। और चलिए, शुरुआत अच्छी है, 35-40% लोगों ने वोट दिया, तो मेरे ख्याल से, और अभी फिर से अब इलेक्शन दोबारा होगा, इलेक्शन कमीशन ने भी एक्सप्रेस किया है कि वो इलेक्शन दूर नहीं है। तो फिर होपफुली लोग बाग को अपने रिकंसाइल करेंगे और इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है, साथ में कश्मीरियों को भी इंटीग्रल पार्ट समझने के साथ इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा एक सवाल है जफर साहब आपसे, जब ये जो घटना हुई रियासी वाली, अब ये आमतौर पर देखा जाता है, जैसा आपने बताया कि या तो वैली की तरफ ज़्यादा घटनाएं सिमट गई थी या फिर LOC के आसपास सिमट गई थी, ये थोड़ा डीप हिस्सा है। तो यहाँ से अगर अब आप
सरकार का पहला रिएक्शन आता है कि पाकिस्तानी मिलिटेंट्स का काम है। तो इतना डीप अंदर घुस के आना, LOC क्रॉस करके आना, ये बता रहा है कि क्या कुछ नेटवर्क अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है इतने लंबे समय की मिलिटेंसी के बाद। लंबे समय से पैरामिलिट्री और आर्मी का वहाँ पर प्रेजेंस है, सारे नेक्सस को आपने कहा कि डिसमेंटल कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, फिर भी समय समय पर, और पिछले 6 महीने में आपने ही बताया कि किस तरह से कंटिन्यूएशन वीकली घटनाएं हो रही हैं। तो इतने डीप आकर अटैक करने की कैपेसिटी को कैसे देखा जाए कि अभी भी प्रॉपर एक पुख्ता नेटवर्क मौजूद है मिलिटेंसी का? ये एक जो वारफेयर चल रही है उसमें बहुत डेफिनेटिव शिफ्ट है। ये शिफ्ट ये कि इसमें मिलिटेंट, अगर आप सारे पैटर्न्स को स्टडी करें, पिछले 5 साल के जो इंसिडेंट जम्मू रीजन में हुए हैं उसको अगर आप स्टडी करें, तो मिलिटेंट एक बहुत हाई डिग्री ऑफ पेशेंस उसको एग्जिबिट कर रहा है। पेशेंस इन द सेंस कि आपने फरवरी के महीने में आपने इन्फिल्ट्रेशन की, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, फोर्सेस को या सिविलियंस को पता चल जाएगा कि कुछ मूवमेंट यहाँ पे हुई थी। तो लिहाजा जो सर्च ऑपरेशन वगैरह होगा, अलर्टनेस होगी, वो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन या 10 दिन होगी। 10 दिन तक आपको कुछ नहीं मिला तो आपको भी लगेगा कि शायद कोई वहम था, गलतफहमी थी, कोई भी नहीं था। अगर कोई भी था भी तो चल गया है, तो अब उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है जी। वो मिलिटेंट्स जाकर कहीं हाइडिंग में हफ्तों तक वो बैठ जाते हैं, वो महीनों तक जाकर कहीं जाते हैं, और वो दे विल स्ट्राइक बैक विद एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। जब आप समझ रहे होंगे कि अगर वो कोई मिलिटेंट था, वो शायद था ही नहीं या वो कहीं और चला गया, जब आप पूरी तरह से निश्चिंत होकर बैठे हुए होंगे, वो तब जाकर वो स्ट्राइक करेगा। तो अभी तक के जो इंसिडेंट हो रहे थे सारे, वो सिर्फ रजौरी और पुंछ हो रहे थे, क्योंकि रजौरी पुंछ 2 डिस्ट्रिक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ बिल्कुल सटे हुए हैं। रियासी डिस्ट्रिक्ट जाकर थोड़ा सा इंटीरियर में हो जाता है। जब रियासी में आप एक इंसिडेंट, इतने बड़े लेवल का आप इंसिडेंट करते हैं, तो उससे आप मैसेज देना चाहते हैं अपनी कैपेबिलिटीज का, उससे मैसेज देना चाहते हैं अपने पोटेंशियल का, कि जो आपका एरिया ऑफ डोमिनेंस है, जिस एरिया में आप डोमिनेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को ये मैसेज है कि जिस एरिया में आप डोमिनेट कर रहे हैं, जिस एरिया में नेटवर्क स्ट्रेंथन है, आपका बाकी चीजें स्ट्रेंथन है, हम उससे बाहर जाके भी अटैक कर रहे हैं। और रियासी मेरे ख्याल से जो आउट ऑफ अटेंशन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पिछले 4-5 साल से अगर कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट रियासी में ना हुआ हो, लगातार टेरर मॉड्यूल्स वहां पे बस्ट हुए हैं, लोगों के अरेस्ट वहां पे हुए हैं, कोलैबोरेटर्स वहां पे पकड़े गए हैं। तो रियासी का इंसिडेंट इस तरह से है। डोडा में जो एनकाउंटर हुआ है, तो डोडा में मिलिटेंट्स के होने की पॉसिबिलिटी जो को कभी रूल आउट नहीं किया गया, वो वहां पे पॉसिबली हो सकते हैं। कठुआ वाला इंसिडेंट है, हीरानगर वाला इंसिडेंट, जहां पे 2 CRPF के लोगों की भी एनकाउंटर में किलिंग होगी, एक मिलिटेंट भी मारा गया है जी। उसको माना जाता है कि वो बिल्कुल इस रिएक्शन में, जो ये मैं कह रहा हूं कि नई गवर्नमेंट के बनने के बाद जो सरहद के उस पार अगर कोई नई पॉलिसी थिंकिंग वहां पे बनी है, वो उस बिल्कुल डायरेक्ट रिस्पॉन्स में है, और उसके एक फ्रस्ट्रेटेड रिस्पॉन्स में है कि वो जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो कहती हैं कि फ्रेश इंफॉर्मेशन कुछ घंटों के बाद ही वो इंसिडेंट हो गया। मान लीजिए 4, 5 या 6 बजे वो उन्होंने क्रॉस ओवर किया इंटरनेशनल बॉर्डर, वो आए हैं और 3-4 घंटे के अंदर अंदर उनका एंगेजमेंट है जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हो गया है। तो रजौरी पुंछ तक पहले सीमित था, डोडा उधमपुर में भी एक इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद रियासी में और कठुआ में 4 और डिस्ट्रिक्ट हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो गए। इससे वो क्लियरली वो मैसेज देना चाहते हैं कि हम जम्मू में कर सकते हैं। अब पोटेंशियल उसका जो मिलिटेंट का, जो जैसे मैं पहले कह रहा था कि मॉडस ऑपरेंडी है, और जो ये मिलिटेंसी टेररिज्म का जो ओवरऑल सारा काम होता है, ये बहुत सस्ता काम होता है, बहुत सस्ता और बहुत आसान काम होता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा आपका खर्चा नहीं आता, इसमें कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं आती। आपको एक इंसिडेंट करना है और फिर ये सारा जो है वहां के जो स्थानीय लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर छोड़ देना है। जम्मू में उसके डेंजर्स इस तरह से हैं कि जम्मू में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डाइवर्स है। रियासी के इंसिडेंट के बाद 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनको गिरफ्तार करके उनकी पूछताछ शुरू हो गई है, उनकी इंटेरोगेशन हो रही होगी। वो 60 लोग, जब उनमें से 5, 6, 8, 10 ऐसे हो सकते हैं कि शायद वो संदिग्ध किसी सूरत में हो, 45-50 ऐसे होंगे जो इवेंट आपको पता चलेगा कि मासूम। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने से पहले इन्वेस्टिगेटर्स की भी ये बहुत मजबूरी है कि वो खुद ही तो नहीं जजमेंट बना सकते कि ये मासूम या ये हो सकता है। वो मासूम जब इंटेरोगेट होकर वापस आता है तो वो वैसा नहीं रहता जैसा वो
पहले था। वो वल्नरेबल हो जाता है बाद में, किसी के भी हाथों में वो चढ़ने के लिए वो वल्नरेबल भी काफी हो जाता है। तो मिलिटेंट का काम जो वो आसान हो गया, उसका मामला तो बिल्कुल हल हो गया। उसने जहां तक वो चीज थी उसने उसको और ज्यादा बढ़ा लिया, एक्सपेंड किया। और जम्मू में उनका वो करना ही इसलिए चाहते हैं कि जम्मू की पॉपुलेशन डाइवर्स है, यहाँ पे कम्युनल वायलेंस हो, पे हिंदू और मुसलमान के बीच जो ट्रस्ट है वो ब्रेक डाउन हो, स्टेट और सोसाइटी के बीच यहाँ पे ट्रस्ट है वो ब्रेक डाउन हो। और जब जम्मू में, कश्मीर का तो गिवन था, हिंदुस्तान समझता है कि कश्मीर में ये दिक्कत है, कश्मीर में प्रॉब्लम है। जब जम्मू इन्वॉल्व हो जाता है, और जम्मू एक ऐसी जगह है, अगर राइट फ्रॉम 1947 अगर आप जम्मू को स्टडी करें, इन अ नंबर ऑफ वेज जम्मू रीजन ने हिंदुस्तान का जो एक नेशनल पॉलिटिक्स है उसको इन्फ्लुएंस किया है जी। आप आरएसएस का, बीजेपी की सारी अगर आप जर्नी देख लें, अगर जम्मू में हीट बढ़ती है तो वो बहुत सारे मामलों में मुल्क भर की जो पॉलिटिक्स है उसको भी वो हीट अप करता है। तो ये इस तरह से उन्होंने चूज किया है। अब हमारा जो रिस्पॉन्स है, आई थिंक दैट नीड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। उसको अगर स्टैटिस्टिक्स के साथ ही अगर मैच किया जाएगा तो वो मुश्किल हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से ज्यादा संवेदनशील है, कश्मीर से ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक बात, आपने बहुत विस्तार से ये पूरी बात हमें समझाई है। आखिर में आप कुछ जोड़ना चाहेंगी दीक्षा इसमें? आई थिंक मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, मेरे पापा कुछ देर रहे हैं जम्मू में, श्रीनगर में रहे हैं एक्चुअली वो, और उस टाइम पे हमने बहुत घूमा है। और जैसे कि सर ने पहले बताया कि ये बोला जाता था कि आप बस आर्मी के पीछे मत चलिए तो आप सेफ हैं, और ऐसे काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। हाँ जी, ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ मेरे पापा वहाँ जब वहाँ ट्रेन का पूरा बन रहा था, पापा उसमें थे एयरकॉन के साथ, तो उनके भी इंजीनियर्स को टेररिस्ट ने ज़मीन में गाड़ के धमकी दी और मारा सैडली। तो मैं हमेशा मतलब बचपन से हम देख रहे हैं कि वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, वहाँ के लोगों में बहुत प्यार है और वो टूरिस्ट को बहुत वार्म वेलकम करते हैं। आई थिंक ये उनके स्वभाव में ही है, तो वो एक चीज़ जो है वो दाद देने लायक है। एंड आई थिंक अगर उस बात को पूरा भारत याद रखे तो शायद ये जो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं उससे हटके भी थोड़ी और सिंपैथी मेरे ख्याल से कश्मीरियों को इस मामले में मिलनी चाहिए। I think it's very very important. आई थिंक इसी खूबसूरत बात के साथ हम अपने आज की चर्चा को रोकेंगे, लेकिन उससे पहले रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। रिकमेंडेशन सबसे पहले मैं चाहूंगा रमन सर आप अपना रिकमेंडेशन दें। आज हिंदू में एक फुल पेज आर्टिकल आया है नीट के ऊपर जी, द नीट शीट। अच्छा, इट रीड्स मतलब कि ह्यूमन इंटरेस्ट उसमें काफी है और काफी अच्छे तरीके से पूरे इशू को समझाता भी है। एंड आई थिंक दिस इज द नीड। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं न्यूज लॉन्ड्री में कि हम एक टाउन हॉल करें जी। आज कल में हम एक टाउन हॉल करेंगे जिसमें हम कुछ बच्चों को इकट्ठा करके और उनसे फिर उनकी राय पूछेंगे। पर जैसे मैंने कहा कि हमें ठोस वो चाहिए, फैक्ट्स चाहिए तो शो की लीक हुआ है कि नहीं हुआ है उसके, और सस्पिशन तो डेफिनेट है मतलब, और उसमें आई थिंक इन्वेस्टिगेशन ही एक तरीका है। तो ये उसकी शुरुआत के लिए मैं कहूँगा एक नीट शीट करके ये हिंदू में आया है वो देखें। दूसरा मैंने अभी हफ्ता में भी रिकमेंड किया था, एक हमारे आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री है हमारे यहाँ आई है, तो बहुत ही उम्दा डॉक्यूमेंट्री है। ये डॉक्यूमेंट्री है जो यूट्यूबर्स तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखते हैं या यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं, ये लोग कैसे अपनी यूट्यूब बनाते हैं, पूरा फिल्म बनाते हैं। तो इसको हमने पकड़ा कनॉट प्लेस में, यहाँ पे 6 यूट्यूबर्स इकट्ठे होकर, उनका एक आदमी है वो सारे के सारे लेकर आता है गेस्ट, और एक डायरेक्टर है वो जो उन सबको डायरेक्ट करता है। मतलब इतना ऑर्गेनाइज हैरानी वाली आधे घंटे की बहुत ही बढ़िया यूट्यूबर्स के ऊपर। आई थिंक इस दिल्ली के नफरती बहसबाज, हाँ बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है हम लोगों ने, तो मैं वो रिकमेंड करूँ जी। जफर साहब आप क्या रिकमेंड करेंगे? आई डोंट नो आपके ऑडियंस के लिए कितना रेलेवेंट रहेगा, लेकिन ये मेरी मेज पे ही एक किताब है जो मैं अभी देख रहा हूँ।
द ट्रेजिक माइंड। ये रॉबर्ट डी काप्लान की किताब है। इन्होंने पहले द रिवेंज ऑफ जियोग्राफी लिखा है और मॉन्सून लिखा है, फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पावर इन इंडियन ओशन, उसके ऊपर ये लिखा है जी। और ये है फियर, फेट एंड द बर्डन ऑफ पावर। इसमें ये बहुत कोई 120 पेज की किताब है, वन रीडिंग में ये खत्म हो सकती है ये। और इसमें ये बताते हैं कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो अगर आप उसको ट्रेजिक थिंकिंग अगर आप करें तो मॉडर्न डे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको अंडरस्टैंड करना वो बहुत इजी हो जाता है। और ये एक इंटेलेक्चुअल जर्नी है, खास करके जो शेक्सपियरियन या वेस्टर्न बाकी जो लिटरेचर है उसके जरिए आप कन्फ्लिक्ट्स को किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। एक रिकमेंडेशन और है, वो बहुत पर्सनल है। आज मेरे बहुत ही करीबी मित्र, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और जर्नलिस्ट शुजात बुखारी साहब, आज के दिन असैसिनेशन उनका हुआ था 2018 में, आज उनकी 6th डेथ एनिवर्सरी है। अच्छा। और मेरे ही वेबसाइट के ऊपर डिस्पैच के ऊपर एक आर्टिकल है, नोट्स फ्रॉम माय लास्ट जर्नी विद शुजात बुखारी। अगर लोग उसको देख सकते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आज के दिन जरूर पढ़ा जाए। वो व्यक्ति किस किस्म के थे, आखिरी दिनों में उनके माइंड में जो थॉट्स हैं वो क्या चल रहे थे, हम बातें क्या कर रहे थे, और आखिरी दिनों में उनको अपने मारे जाने की जो है वो आशंका कितनी थी उसके बारे में वो कितने गंभीरता से सोच रहे थे, वो उस आर्टिकल में मेंशन की हुआ है, अगर लोग पढ़ना चाहें। आपने याद दिला दिया, हम लोगों ने उस घटना को बहुत तसल्ली और डिटेल में कवर किया था जब उनका मर्डर हुआ था। एज ए जर्नलिस्ट बहुत सारे उनके फैन और तमाम लोग थे जो उनको फॉलो करते। आई थिंक दिल्ली में बैठकर कश्मीर को समझने के नज़रिए से बहुत ज़बरदस्त एक जरिया थे। तो ये तो बहुत ही बढ़िया आपने आज याद भी दिलाया कि आज उनके एनिवर्सरी भी है और उनके ऊपर कुछ पढ़ने लिखने को मिलेगा लोगों को। डॉक्टर विवेक हमारे साथ जुड़े हैं, आप रिकमेंड क्या करेंगे विवेक? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे तो मेडिकल की बात ज्यादा करूंगा, तो मैं एक डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है कोटा के ऊपर, हाँ, जिसमें ये बताया जाता है किस तरीके से कोटा में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर कितना मानसिक तनाव रहता है और एक आर्थिक तनाव भी रहता है जो उनके माता पिता के ऊपर पड़ता है। लोगों को डॉक्यूमेंट्रीज को देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि उन छात्रों को कितनी पीड़ा होती है यदि वो एग्जाम परीक्षा को निकाल नहीं पाते हैं, तो किस पीड़ा से उन्हें गुजरना पड़ता है। दूसरा, कोटा की एक डॉक्यूमेंट्री है जो उनकी आत्महत्याओं के ऊपर छात्रों के ऊपर बनाई गई है। जी। कि कितना मेंटल प्रेशर उन छात्रों के ऊपर होता है कि उनकी आत्महत्या कर लेते हैं, माता पिता मजबूर हो जाते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्री सबको देखनी चाहिए, माता पिता को भी देखनी चाहिए और छात्रों को भी देखनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि एक परीक्षा आपका जीवन नहीं है। यदि इस परीक्षा में नहीं होता है तो इससे आपको जीवन को अंत नहीं करना है। और भी बहुत सारी चीजें समाज में जो आप अच्छा कर सकते हैं बियॉन्ड नीट के जाकर के। तो हम आज मेडिकल की हमने ज्यादा बात करी, तो मेरे हिसाब से 2 चीजें जरूर देखनी चाहिए लोगों को। हाँ। आज पॉडकास्ट सुना है, नीट के बारे में समझा है, इस पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। दीक्षा, आप क्या रिकमेंड करेंगी? मैं भी रिकमेंडेशन आज, बिकॉज मैं नीट पे बात करी तो स्टूडेंट से रिलेटेड ही होगी। वरुण ग्रोवर की बहुत प्यारी फिल्म आई है ऑल इंडिया रैंक। और मुझे लगता है कि एक वो ऐसी मूवी है जिसने सिर्फ बच्चों की साइड नहीं, पेरेंट्स की साइड भी बताई है। जैसे डॉक्टर विवेक ने बोला कि किस हिसाब से पेरेंट्स को भी वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा खाता है, वो भी किस तरीके से रहते हैं परेशान, और उसमें दिखाया कि कैसे वो बच्चा इमीडिएटली कोटा आके वापस जाना चाहता है। एंड इंटरेस्टिंगली जो इस समय कोटा के कलेक्टर हैं वो भी पहले कोटा गए थे पढ़ाई करने, और वो 3 दिन के बाद फटाफट भाग के वापस चले गए थे अपने राजस्थान में कहीं और गाँव में, क्योंकि उन्होंने बोला कोटा मुझसे नहीं होगा। तो वो जो एक मेंटल स्ट्रेस है, वो जो बच्चों को ये मोटिवेशन देना कि आप अकेले नहीं हो, और उनको ये भी समझना कि मतलब पेरेंट्स बच्चों को समझ पाए और बच्चे पेरेंट्स को समझ पाए और टीचर्स इस पूरे चीज़ को समझ पाए, दैट आई थिंक इज़ समथिंग जो ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छे से दिखाता है। थैंक यू। मैं एक तो रिकमेंडेशन जो करना चाह रहा था वो रमन सर ने ऑलरेडी कर दिया है। दिल्ली के नफरती बहसबाज, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, कैसे एक पूरा नेटवर्क काम करता है वहाँ पर, जो बांध कर लाए जाते हैं लोग, वो हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं और उनके अपने ओपिनियन होते हैं, और उसके ज़रिए वो बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में उनके सब्सक्राइबर हैं, उनकी व्यूअरशिप है, और वो एक तरह से नफ़रत सीधे सीधे बांटते रहते हैं, अधूरी जानकारियाँ और जिनका सच से कोई लेना देना नहीं। तो उस पूरे नेटवर्क को खंगाला है इस डॉक्यूमेंट्री में, हम लोगों ने उसको देखिए। और एक और डॉक्यूमेंट्री मेरी है जो नेटफ्लिक्स पे आई है हाल फिलहाल में। बेसिकली ये
हिटलर के हिटलर बनने की कहानी है और साथ में न्यूरमबर्ग ट्रायल, जब सारे नाजियों का ट्रायल हुआ और उनकी सज़ाएं तय की गई, तो उस पर ये डॉक्यूमेंट्री है, 3-4 पार्ट में बनी है, हिटलर एंड द नाजीज़। तो ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर आई है हाल फिलहाल में। मैंने इसको देखना शुरू किया, 2 ही एपिसोड देखा है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। उस आदमी का पूरा कैरेक्टर क्या था, कहाँ से निकल कर आया था, क्या सोचता था, और फिर जब ट्रायल हुआ कौन कौन लोग पकड़ में आए, बड़ी संख्या में तो लोग फरार भी हो गए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, बहुत सारे नाज़ी जाकर और वहाँ पर भूमिगत हो गए, तो पता भी नहीं चला। उसको ये पूरी डॉक्यूमेंट्री खंगालती है। दीक्षा, आप कुछ और कहना चाह रही हैं क्या? नहीं, एक्चुअली मैं एक सुप्रीम कोर्ट का देख रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी न्यूज़ आई है कि एनटीए को एक प्ली में बोला है कि जितने भी केसेस थे वो शिफ्ट किए जाएं एक साथ सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अपडेट है अब तक का। हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। डॉक्टर विवेक, जफर साहब, रमन सर, दीक्षा, आप सब लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।